Hello everyone. My name is Pravesh and welcome to PK Pado. I am the curator of this series called NCRT Distilled, and currently we are talking about the subject Ancient Indian History. और इस सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे वो था द पोस्ट मॉर्यन पीरियड। हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम मॉर्यन पीरियड तक हमारा पूरा हो गया था और किस तरह मॉर्यन पीरियड का डिक्लाइन हुआ। फिर हमने देखा पोस्ट मॉर्यन पीरियड में कुछ पहले इंडिजिनस जो हमारे डायनेस्टीज थी उनकी बात करी हमने। सबसे पहले हमने शुंगास की बात करी जिन्होंने रिप्लेस किया था मौर्यंस को मगध रीजन में। देन द कानवास, देन वी टॉक्ड अबाउट द इक्ष्वाकुस in the south, as well as in the next lecture we talked about the Satavahanas. It was a sole lecture dedicated to Satavahanas. In the next lecture we talked about the foreign kingdoms. That was mostly about the Indo-Greeks as well as the Sakas. And in the next fourth lecture, out of that we did the Pahlwas as well as the Kushans who were foreign invaders as well. तो वहां तक हमारा हो चुका है। अब आगे के जो दो लेक्चर्स रहेंगे, ये वाला एंड द नेक्स्ट वन, वी विल फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने आपको इनिशियल जो आइडिया दिया जिसमें हमने किंगडम्स की बात करी, उनके रूल की बात करी और उनके सोर्सेस की बात करी, ये एक रन थ्रू होता है जिससे आप ये समझ जाए कि कौन कहाँ पे था, कहाँ से आया था, कौन किसके सोर्सेस क्या क्या मिले हैं, हमें इनकी हिस्ट्री कैसे मालूम पड़ती है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किसी ने कोई मंदिर बनवाया, किसी ने कोई मूर्तियां बनवाई, किसी ने कोई मॉनेस्ट्री बनवाई, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। उनके स्पेसिफिक टाइप के कॉइन्स, ये सब हम पहले के पार्ट्स में, जिसमें हम पर्टिकुलरली एम्पायर की बात करते हैं। जब हम फीचर की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एज की बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, तो ये हमारा जो रहेगा ये 300 आपका बीसी से, ये 300 एडी से लेके आपका 600 करीब करीब, आप 600 ही मान लीजिए। यहाँ से 300 बीसी से लेके 300 एडी तक की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एक 600 साल का पीरियड है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए सिस्टम में, वो सब बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। जो आपकी किंगडम्स वगैरह हो गए वो तो ठीक ही है, पर यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वगैरह वगैरह। ऑलराइट गाइस, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, दैट इज @PK पढ़ो। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मेरा जो कोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ऑन NCERT डिस्टिल्ड, जिसमें हम पूरा का पूरा NCERT को सारा डेटा जो है क्लब करके फैक्ट्स के साथ एक जगह पे कंपाइल करके मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपको समझाता हूँ कुछ टॉपिक्स, और मैं आपकी मदद करता हूँ कि इस चीज़ को ये समझने में कि इस चीज़ को पढ़ना कैसे है। अगर मैं आपके हवाले छोड़ दूंगा ये सारी चीज़ें तो आपको करीब करीब 700 से 800 पेज पढ़ने पड़ेंगे, टोटली डेडिकेटेड टू हिस्ट्री फ्रॉम द NCERT बुक्स दैट आर मेंट फॉर किड्स। 6वीं से 12वीं के बच्चों के लिए जो किताबें हैं उससे पढ़ना पड़ेगा आपको, और आप पढ़ भी सकते हैं उससे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर बार बार पढ़ना अवॉइड कीजिएगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस, बार बार मत पढ़िएगा NCERT, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी आपको, पेपर जो है आपका बहुत आगे चला जाएगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 साल में निकालना है तो ये 4 या 5 साल की पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, अगर आप NCERT पे ही सोल फोकस रखते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो करिए जहाँ पे मैं ये सारे के सारे नोट्स जो हैं अपलोड करता हूँ। एक बार टेलीग्राम का बैन बंद हो जाए, प्रोबेबली आज हो गया है टेलीग्राम का बैन बंद, तो हम अपलोड कर देंगे उस पर सारे के सारे जितने बचे हैं हमारे टॉपिक्स, और प्लीज़ डू सो। और जिस तरीके से आप ये बात समझते हैं कि जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि ठीक है लेक्चर्स कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, नो इश्यूज़ विद दैट, नोट्स प्लीज़ रखिए अपने पास। नोट्स रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार जाके NCERTs पढ़ें कि एक आपने थोड़ा टॉपिक 8th में पढ़ लिया या 9th में पढ़ लिया, फिर सेम टॉपिक यू गो एंड स्टडी फ्रॉम द 11th क्लास बुक्स, तो एक ही चीज़ आप बार बार 2 जगहों से पढ़ने की क्यों पढ़ेंगे आप, क्या सेंस बनता है इसका। ठीक है, इसलिए कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड वाला टॉपिक चल रहा था, ये लेक्चर हमारा 24 रहेगा पूरी सीरीज का। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, और इस टॉपिक का नाम है हमारा फीचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज पार्ट 1। ओके, सोसाइटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी, और हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी की भी बात करेंगे। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले हम, कि पोस्ट मॉडर्न एज में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो डिक्लाइन हो गया था इनका मौर्यन एम्पायर का 185 BC में। ठीक है जी,
और यहाँ से आपका जो फर्स्ट लार्ज स्केल सेंट्रलाइजेशन है एम्पायर का, जो पहली बार हुआ था पैन इंडिया, वो जो है वो खत्म हो जाता है टोटली। उसके बाद जो है मौर्यन एम्पायर के बाद सीधे जो गुप्ताज आए थे, गुप्ताज एंड आफ्टर गुप्ताज डायरेक्टली मुगल्स आए थे, एंड आफ्टर मुगल सीधे ब्रिटिशर्स। तो काफी बड़े बड़े फेज के बाद पैन इंडिया कॉन्कर किया गया इंडिया को। अदरवाइज इंडिया छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था हमेशा। पहले महाजनपदास में देखा पहले हमने, फिर आपके मौर्यन आए, इनने पूरा कॉन्कर किया। अब ये वाला हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ये उस टाइम की बात होगी जब ये फेज खत्म हो चुका है। अब इंडिया पैन इंडिया इंपीरियल फोर्स एक पावर नहीं रहा। ओके, द पोस्ट मौर्यन एज दैट इज फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, करीब 500 साल का आपका एरिया है, ठीक है। टाइम स्पैन आपका 500 ईयर्स का है। विटनेस द इमर्जेंस ऑफ न्यूमरस रीजनल एंड फॉरेन किंगडम्स, हम बात कर चुके हैं सबकी। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी वो इंक्रीजिंगली डिसेंट्रलाइज हो रही थी। हमने मौर्यन पीरियड में देखा कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो सेंट्रलाइज थी, किंग के हाथ में सबसे बड़ी पावर होती थी, पूरा राज मैनेज करता था अशोका के टाइम पे हमने ये देखा। फिर धीरे धीरे जब डिक्लाइन चालू हुआ पावर का और जब वीक रूलर्स आने लग गए मॉरियंस में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप एक प्रोविंस के गवर्नर है तो आप अपना एक छोटा रूल वगैरह कर सकते हैं। और यही प्रोविंस के जो गवर्नर है इन्होंने ही कोशिश करी बाद में जाके जो नए आपके एम्पायर स्टैब्लिश हुए वो इन्हीं की वजह से हुए। रीजनल सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। Despite political fragmentation, many Mauryan administrative traditions continued while the new political and administrative ideas entered India through contact with the foreign power. हम जैसे इस पीरियड में देखेंगे जैसे वो क्षत्रपी वाला सिस्टम था, क्षत्रप वाला जो डेरियस वन का था, हमने देखा था डेरियस वन जब पर्शियन इन्वेजन हुआ था, डेरियस वन का जो हमने क्षत्रप सिस्टम देखा था वो उसका रिवाइवल होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होता है फिर से। बुद्धिज्म के इतने चरम पे पहुंचने के बाद अब बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, लेकिन बुद्धिज्म पूरी तरह डिक्लाइन नहीं हो रहा है, स्प्रेड भी हो रहा है लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में डिक्लाइन हो रहा है। ब्राह्मणिज्म रिवाइव हो रहा है, पर तब भी एक पॉलिसी ऑफ कोएग्जिस्टेंस चल रही है, सब साथ में काम कर रहे हैं। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स भी यहाँ से निकल के आते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। तो ओवरथ्रो हुआ किसका? बृहद्रथ का। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। अब कोई भी डायनेस्टी जो थी वो ये काम वापस नहीं कर पा रही थी। जो पूरा पैन इंडिया था अब वो फिर से कवर होना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि पावर सेंटर्स बढ़ चुके थे, फ्रेगमेंटेशन बढ़ चुका था। नॉर्थ वेस्टर्न जो पावर एरियाज है सपोज वो ग्रीक्स के हाथ में जा चुका था। सदर्न वाले जो है सतवानस का इमरजेंस चालू हो गया था, सब अपनी पावर एग्जर्ट कर रहे थे। ओके, पॉलिटिकल पावर बिकेम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल रीजनल किंगडम्स। कौन से थे ये किंगडम आपके? इंडिजिनस में इन सब की हमने बात करी थी। मगध में आपके शुंगा हो गए, जिन्होंने हटाया ही था उनको ऑब्वियसली। फिर उसके बाद शुंगास के बाद आपके कानवास आते हैं, सक्सेसर हैं इनके शुंगा के। डेक्कन में आपको मिल जाता सतवाहंस। सतवाहंस के ही जो सामंत थे, फिड्यूशरी थे, वो आपके इक्ष्वाकुस थे। और ये भी अलग से जब सतवाहनास का डिक्लाइन शुरू होता है तब ये भी अपनी पावर एग्जर्ट करने लगते हैं और ये भी एक इंडिपेंडेंट राज्य खड़ा कर देते हैं ईस्टर्न डेक्कन में, जो आपका आंध्रा का रीजन है, ठीक है। साउथ इंडिया में हमने देखा कि ऑलरेडी साउथ इंडिया जो था वो मौर्यन एम्पायर से वैसे ही तो बाहर था और बाकी लोग भी कोई कॉन्कर कर नहीं पाया था। चेरास, चोलास एंड पांड्यास इनका ऑलरेडी अलग चल ही रहा था। उनका अलग जो टेरिटरी था उस पर इनका 3 लोगों का राज चलता था। फॉरेन किंगडम में हमने क्या देखा? इंडो ग्रीक्स, यवंस, ठीक है। डिमीट्रियस वन के बारे में देखते कि उसने इन्वेजन किस तरीके से किया इंडिया में। फिर साकाज हो गए आपके, पार्थियंस पहलवास कहाँ से आए? ईरान से आए, किस तरीके से आए? हमने तख्तवाही मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ा था पार्थियंस में। फिर हम कुशंस की बात करते हैं, कुशंस में कनिष्क की भी जो है, कनिष्क वाज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, उनने किस तरीके से वो आए, वो कहाँ से आए थे? वो यूची ट्राइब थी जो उनकी सेंट्रल एशिया की, वहां से इनका इमरजेंस होता है कुशंस का। सिग्निफिकेंस क्या है? मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर। जो जहाँ पे राज्य है वहां पे एक पावर सेंटर, उसका अपने आप इंडिपेंडेंट पावर सेंटर क्रिएट हो गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। बाहर कौन क्या कर रहा है हमें नहीं पता, ये मेरा अपना एक छोटा देश है, ये आइडिया डेवलप हुआ। राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल पोस्ट, सिस्टम ऑफ लैंड, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स कलेक्शन, सब चेंज हो गया अलग अलग जगह पे। 200 साल जब आप राज करोगे तो आप चीज़ें बदल ही दोगे। आप इसको इस चीज़ तरीके से सोच सकते हो कि भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 70-75 साल हुए हैं और कितना कुछ चेंज हो गया वहाँ से यहाँ तक। तो जब आपने एक टेरिटरी को 200 या 300 साल राज किया तो कितना कुछ चेंज आता होगा उस एरिया में, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। इंक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन इंडिजिनस एंड फॉरेन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस।
हम डेवलपमेंट देखते हैं कि कैसे क्षत्रप सिस्टम वापस आया, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो चीजें हैं जैसे महामात्रास और राजुकास जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे मौर्यंस में, उनका काम चलता रहता है। हम देखते हैं कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, भुक्ति, विष्टि, ये सब किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम नोटिस करते हैं। ये पहले से चली आ रही थी मौर्यन पीरियड से, लेकिन इनको कंटिन्यू रखा जाता है कुछ कुछ चीजों का। कुछ पोस्ट हो गई युवराज की, क्षत्रप, महाक्षत्रप, सेनापति, पोस्ट कंटिन्यू रहती है, लेकिन कुछ नई पोस्ट भी आती है, स्ट्रैटेगोस, मेरिडार्क, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस समय का। मौर्यंस के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज था। सिर्फ पूरा का पूरा इतना बड़ा राज्य जो है वो मगध से ऑपरेट होता था, स्पेसिफिकली पाटलिपुत्र से, जो राजा का महल था, राजा जहाँ बैठते थे वहां से। पर अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जहाँ पे ट्रेड होता था, उनने अपनी अलग अलग तरीके से वहाँ सरकार चलती थी। कुछ जगह थी जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पे थी, उत्तर पथ पे, जैसे मान लीजिए तक्षशिला वगैरह हो गया, वहाँ एक अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का सिस्टम था। पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था, ऊपर से लेके नीचे तक एक हायरार्की थी जो कि अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करती थी। जिस तरीके से आज हमारी ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, सबसे नीचे आपका तहसीलदार है, फिर एसडीएम आ जाता है, एसडीएम के ऊपर डीएम आ जाता है, फिर कमिश्नर आ जाता है। उस तरीके से उस टाइम भी था। उन लोगों ने इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया था पावर का। Compared to Mauryan Empire, most of the post-Mauryan states followed a more decentralized administrative system. प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, लोकल चीफ्स होते थे, इनको हाथ में पावर दे दी गई। और जब बाद में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो नए किंगडम्स उभरते हैं, उनका रीजन मेन यही था। जब इनके हाथ में पावर आ गई, थोड़ी वेल्थ बढ़ गई, प्रेस्टीज बढ़ गई, कमांड बढ़ गया एरियाज पे और चीज़ों पे, टेरिटरीज पे, तो इन लोगों ने अपनी पावर एक पर्सनल पावर एक्सर्ट करना शुरू किया वहां पे, जिससे ये अपने आप को आज़ाद करा पाए बड़े रीजन से। Administrative authority was often shared between the ruler and the subordinate officials. ठीक है। Local and regional centers became increasingly important in governance. Significance क्या है इसका? Reduce dependence on a highly centralized bureaucracy. यहाँ पे थोड़ा पैसा बचा लिया जाता है, यानी जो मेन आपकी जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा पैसा बचा लेती है, क्योंकि अब एक आदमी को आपने दे दिया कि तुम ही मैनेज करो, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा चीज़ों को। Strengthen the provincial administration. इस चीज को स्ट्रेंथ मिलती है। एनकरेज ग्रोथ ऑफ लोकल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कंटिन्यूटी फ्रॉम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कंटिन्यू रह गया आगे भी, ये 500 साल और क्या चलता रहा? तो हमें महामात्रास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे महामात्रास बोलेंगे हम, जब अशोका पढ़ा था हमने देखा था महामाता, वो आपका जो वर्ड है वो प्राकृत का वर्ड, ये पाली का वर्ड है महामाता। और महामात्र जो है आपका संस्कृत में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत का थोड़ा डेवलपमेंट बढ़ गया था और एलिट्स की भाषा थी और ब्राह्मणिकल राजा थे उस टाइम पे, तो और वैदिक ट्रेडिशंस फॉलो होने लग गए थे, तो संस्कृत का महत्व बढ़ना चालू हो गया, तो महामात्र बोलेंगे हम यहाँ पे इन्हें। Continued as an important senior administrative officer responsible for various branches of administration and represents continuity of Mauryan bureaucratic traditions. फिर राजूकास भी मिलते हैं हमें, जो उस टाइम के हम बोलते हैं कलेक्टर हुआ करते थे, ठीक है। Continued the function as a local administrative and revenue officials associated with land administration and revenue collection. और ये भी एक स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का इंपॉर्टेंट लिंक हुआ करता था। अब ये सिग्निफाई क्या करता है हमें? सर्वाइवल दिखाता है ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस का, कि इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस और आइडियाज थे इनके मौर्यंस के, कि कंटिन्यू रखा गया उनको। स्टेबिलिटी दिखाता है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन में। ऑल्दो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, कुछ चीजें नहीं आ रही थी, कुछ पुरानी चीजें छूट रही थी, लेकिन एक तब भी एक तरीके की कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है। फॉरेन रूलर्स जनरली अडेप्टेड एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस रेदर देन रिप्लेसिंग देम कंप्लीटली। क्यों फोकस करेंगे जब उनको पता है कि हमारा यहाँ रहना परमानेंट है या नहीं है? हमें नहीं पता, क्योंकि बाहर और भी जगहों से अटैक हो रहे हैं हम पे कंटिन्यूसली। तो बोले जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दो बस, तो कंटिन्यू रखा उन लोगों ने उस चीज को। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जो मैं आपसे कह रहा था क्षत्रप सिस्टम, ये फिर से इमर्ज होता है यहाँ पे। तो कौन लेकर आया इसको? साकास लेकर आया फिर से, ठीक है। तो साकास ब्रॉट बैक द क्षत्रपा सिस्टम। साइथियन एम्पायर का एक क्षत्रप हुआ करता था, जो उसका इंडियन रूल था, वो एक क्षत्रप था साइथियन पूरे एम्पायर का। साइथियन एम्पायर जो था पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, प्रेजेंट डे इराक, कुर्द रीजन, फिर आपका ईरान का पार्थिया वगैरह, और यहाँ तक हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ तक, और इंडिया में भी मथुरा तक ये पूरा फैला हुआ था। तो जो इंडियन वाला हिस्सा था वो एक क्षत्रप था उनका। क्षत्रप सिस्टम बेसिकली होता है प्रोविंस, जो स्टेट सिस्टम है हमारा, स्टेट होते हैं जो, जैसे इंडिया में है
उस तरीके का होता है क्षत्रप सिस्टम। डिराइव फ्रॉम द अर्लियर एक्मेनाइट पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमने देखा था जब डेरियस का अटैक हुआ था, डेरियस वन का, ठीक है, तो उसका उसने 20वां क्षत्रप बनाया था इंडियन टेरिटरी को, 20th क्षत्रप, जिसका नाम था क्या, हिंदुश। हिंदुश नाम का एक क्षत्रप बनाया था उन्होंने, तो वही है, वहीं से डिराइव किया गया है आइडिया। बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस ऑफ दिस पीरियड। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की किस तरीके की होती है जो हम देख रहे थे, क्षत्रप सिस्टम में सबसे ऊपर होते हैं महाक्षत्रप, जो कि ग्रेट क्षत्रप भी बोला जाता था इनको, ये सीनियर रूलर होते थे। यानी ये मान लीजिए आप अगर एक स्टेट है तो उसका ये चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, और एक होते थे क्षत्रप आपके प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। जिस तरीके से आज हमारे गवर्नर है उस तरीके से इनका काम गवर्न करने का होता था। सिग्निफिकेंस फैसिलिटेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज टेरिटरीज, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अंडर द वेस्टर्न क्षत्रपास। वेस्टर्न क्षत्रप यानी आपके साकास वाले हो गए ये। इंट्रोड्यूस पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन पॉलिटी। हम आज भी देखते हैं बहुत सारी डेमोक्रेसीज का ये चीज फॉलो करी जाती है। कुछ हेलेनिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस मिलते हैं जो हमें फॉरेन से मिले, ग्रीस से जो आए, ठीक है, ये पर्शिया का देख लिया हमने क्षत्रप सिस्टम। हेलेनिस्टिक यानी जो ग्रीस और बैक्टीरिया ये वाले रीजन से जो आइडियाज आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डिराइव फ्रॉम ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन। क्या है, स्ट्रेटेगोस करके एक ऑफिस दिखता है आपको, इंडो ग्रीक्स में दिखता है आपको ऑफिस, ठीक है। क्या है ये, मिलिट्री गवर्नर या कमांडर, एक कमांडिंग ऑफिसर जो मिलिट्री को कमांड करता है, उसी के अंडर एक रीजन दे दिया तो मिलिट्री गवर्नर है, उसका नाम है स्ट्रेटेगोस। एक होता है आपका मेरिडार्क, मेरिडार्क होता है आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। जिस तरीके से आज के टाइम पे आपका जैसे मान लीजिए पुलिस कमिश्नर है, दैट इज मेरिडार्क उस समय का, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखाता है हमें, ठीक है। अडेप्टेशन दिखाता है हेलेनिस्टिक पॉलिटिकल प्रैक्टिस से, क्योंकि ये इन्वेडर्स आए यहाँ पे और यहाँ पे आके सेटल हो गए, तो एक कुछ अपने कॉन्सेप्ट जो इनको सही लगा ऑफिसर्स के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के हिसाब से, तो कुछ कुछ उन्होंने साथ में इंट्रोड्यूस कर दिए धीरे धीरे। contributed to the administrative diversity of the age. Okay, growth of fiduciary elements. The postmodern age witnessed increasing importance of local chiefs and subordinate rulers. डिसेंट्रलाइजेशन हो ही गया था तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। किंग्स फ्रीक्वेंटली गवर्न थ्रू फिड्यूशरीज एंड लोकल पावर होल्डर्स। इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सामंत। सतवाहनाज में हमने देखा था सामंत सिस्टम था वहां पे उनके पास। सामंत में क्या होता है, सामंत में जैसे सतवाहनाज के सामंत कौन थे, अभिहाराज और इक्ष्वाकु जो थे वो सतवाहनाज के सामंत थे। उनको एक रीजन दे दिया, आप इस पे गवर्न करिए, इसको अच्छे से रूल करिए, आप अपने वहां से टैक्स कलेक्ट करिए और मेरे को दे दीजिए। यहाँ हुआ करता था। सेवरल रीजनल डायनेस्टीज डिपेंडेड अपॉन मिलिट्री चीफ्स, लोकल नोबल्स, प्रोविंशियल रूलर्स। अगर आपने एक वो देखा है सीरीज है अपना गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में जिस तरीके का सिस्टम चलता था वही वाला सिस्टम है। किंग्स लैंडिंग है जहाँ पे राजा रहते हैं और 7 आपके एम्पायर, आपका पूरा इतना बड़ा एम्पायर, उसमें 7 छोटे छोटे डिविजन्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए काम करते हैं। वहाँ का एक पर्टिकुलर गवर्नर है, ठीक है, जैसे आपने जो वो था आपका नॉर्थ था विंटरफेल, ठीक है, वहाँ पे लॉर्ड स्टार्क आपने देखा। ओके, फिर आपका जो है एरन हॉल था, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी रानी थी लियाना, वो सब ऐसे इस तरीके से। जो फ्रे था, द ब्रिज वाला एरिया था, वहाँ पे लॉर्ड फ्रे। तो इस तरीके से ये लोग कंट्रोल करते थे ये सारी जगहों को। कुछ मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे जिनके अंदर मिलिट्री होती थी। कुछ लोग लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर ट्राइब को सिंबलाइज करते थे, जैसे फ्रेज हो गए गेम ऑफ थ्रोन्स में। तो इस तरीके से आप इससे रिलेट कर सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल इसलिए दिया मैंने। इंपॉर्टेंट फिड्यूशरी कैटेगरीज, ठीक है, तो सतवाहंस का हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके के फिड्यूशरीज हुआ करते हैं। फिड्यूशरी का मतलब यही है, सतवाहंस का मैंने जो बोला सामंत होते थे, तो किस तरीके के होते थे। तो राजा सबसे ऊपर होता था, हाईएस्ट ग्रेड फिड्यूशरी था ये आपका। महाभोज करके हुआ करता था, पावरफुल लोकल चीफ। महारथी इन्फ्लुएंशियल फिड्यूशरी था ये। सेनापति था, मिलिट्री चीफ आपका। एक महातलवार हुआ करता था, ये लोकल मिलिट्री ऑफिसर। ये हम ऑलरेडी उसमें भी सतवाहंस में डिस्कस कर चुके हैं, तब भी मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के दे दिया। अब क्या सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है ये हमें, इससे होता क्या है, क्यों मुझे सामंत सिस्टम की जरूरत है। तो डिसेंट्रलाइजेशन दिखाता है उस रीजन में, ठीक है। ये दिखाता है कि एक जो सेंट्रली पावर कंट्रोल था, ये होना बहुत मुश्किल था, सेंट्रल पावर,
सेंट्रल पावर ऑपरेशंस वर डिफिकल्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, बांट दिया भाई, पूरे राज्य को छोटा छोटा बांट दिया कि आप लोग चलाओ, मेरे को टैक्स दे दो। लेट फाउंडेशंस फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। हम आगे के जब देखेंगे मेडिवल पीरियड में जो जो आपके राज्य थे उसमें हम देखेंगे कि जो परमार्स आए और उसके बाद आपके गुर्जर प्रतिहार वगैरह जो है ना, ये तो बाद में आए थे, एंशिएंट का ही पार्ट है, लेकिन इनके इसमें भी किस तरीके से डिविजन्स थे, ये लोग किस तरह छोटी छोटी टेरिटरी कहीं और दे देते थे कि आप लोग इस हिसाब से काम करिए, हमें ये सब देखने को मिलता है। ओके, इस्लामिक वर्ल्ड में भी हम देखेंगे, जैसे हम जब आप मेडिवल में पढ़ेंगे तो इक्ता सिस्टम चलता था, ठीक है, फिर वहाँ पे भी हम ये सिस्टम देखते हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें ये चलती रही, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली क्या चाहता है, कोई भी एक स्टेट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद खुद क्यों लेगा किसी भी चीज़ की। और चलिए अगर मैं मान लेता हूँ कि मिलिट्री जैसे बड़ी चीज़ हो गई है, फॉरेन रिलेशन वगैरह हो गया कि आपको एक एम्बेसडर वगैरह भेजना है, तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आपको करना है ये, कि आप खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है कि मेरे को गाँव-गाँव जाके या घर-घर जाके टैक्स कलेक्ट करना है, मेरे को हर मर्चेंट को देखना है कि यार तुमने टैक्स भरा या नहीं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी? कोई भी एक पॉइंट से वो कैसे कंट्रोल होगा अगर आपका रीजन बड़ा है तो? उससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर दो उस चीज़ को, ज़्यादा बेटर है। न्यू आइडियाज़ ऑफ किंगशिप। राजशाही के क्या नए आइडियाज़ आते हैं इस समय पे? तो रॉयल अथॉरिटी जो है इसका एक्सपेंशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, रॉयल प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी है, ये बहुत बढ़ जाती है, तो ब्राह्मण्स का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस गेन कर लेते हैं, क्योंकि लेजिटिमेसी प्रोवाइड करने का काम ब्राह्मण्स का है, हम सब जानते हैं, मैंने बता चुका हूँ मैं कई बार आपको। किंग्स अडॉप्टेड इलैबोरेट टाइटल्स टू प्रोजेक्ट इंपीरियल अथॉरिटी। कनिष्क के हमने इसमें देखा था, सर्वभूपति का एक टाइटल था उसका, केसर का टाइटल था, देवपुत्र का टाइटल लगाते थे वो लोग। तो ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स, पॉम्पस टाइटल्स बोलते हैं मैंने, ये टाइटल्स इन लोगों ने रखना शुरू किया नाम अपने। परम भागवत, ठीक है, एक टाइटल हो गया आपका, इंडो ग्रीक्स रखते थे, तो इस तरीके के टाइटल्स ये इमर्ज होना शुरू होते हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखता है हमें कुछ, जैसे देवपुत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली चाइना में से आया है। यूजी ट्राइब जो थी वो लोग वहाँ पे जो रूल करते थे वो लोग अपने आप को सन्स ऑफ हेवेंस बोलते थे, क्वेश्चंस में हमने पढ़ा सन्स ऑफ हेवेंस। तो यहाँ पे आके इंडिया में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया उसमें, तो सन्स ऑफ गॉड हो गया, तो देवपुत्र हो गया। ओके, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड डिवाइन रूलरशिप। यहाँ पे हम टाइटल्स देखेंगे, जैसे देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, क्वेश्चंस रखते थे, सिंबल ऑफ डिवाइन किंगशिप। किंग ऑफ किंग्स, ठीक है, सुप्रीम रूलर ओवर सबॉर्डिनेट किंग्स, क्वेश्चंस रखते थे ये भी। इंडिकेट्स इंपीरियल अथॉरिटी। कैजर, ये सीजर से आया है, रोमन आपके, डायरेक्ट फ्रॉम रोमन सीजर। कनिष्क रखने रखा था ये अपना, रिफ्लेक्ट्स रोमन इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टीज। लॉर्ड ऑफ ऑल लैंड्स, सर्वभूपति, सर्वभूपति ये टाइटल है। यूनिवर्सल सॉवरन, कुशन रूलर्स ने रखते हैं सबसे, यानी मोस्टली कनिष्क ने ही रखा है ये भी। एम्फेसाइज एक्सटेंसिव टेरिटोरियल कंट्रोल। महाक्षत्रपा एक है, ग्रेट क्षत्रप, शाकास के टाइम पे ये इमर्ज हुआ था, हमने बात करी थी अभी। और युवराज वाला जो है आपका क्षत्रप, ये भी शाकास के टाइम पे था, प्रोविंशियल गवर्नर का। तो ये कुछ टाइटल्स थे जो ये रखते थे अपने नाम में, ठीक है। डिवाइन किंगशिप का क्या आइडिया है? डिवाइन किंगशिप का आइडिया ये है कि राजा ये मानता था कि भगवान ने उसे भेजा है राज करने के लिए, और वो प्रजा ये भी चाहता था कि प्रजा भी यही समझे। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान को कोई कैसे चैलेंज कर देगा कि भगवान ने मुझे बोला है राज करने का, तुम मुझे रोक लोगे? ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ऐसे टाइटल्स यूज किए जाते थे। तो the concept of divine kingship became the most prominent during the post-modern age and reached its highest development under the Kushans. Ruler was portrayed as possessing divine or semi-divine status. देवपुत्र, डेमीगॉड हो गया एक तरीके से, आधा भगवान। ओके, एविडेंस क्या मिले हमें इसके? तो कुशन रूलर्स जो है देवपुत्र लगाते थे, वही वाले जो ऊपर लिखे हैं सारे के सारे वही है। रॉयल पोर्ट्रेट्स जो थे इनके, जो यानी मोस्टली कॉइन्स पे मिले जो हमें, उस पे भी ये जो है इनको एक बहुत बड़ा यानी बड़े काम करते हुए दिखाया गया। जैसे हमने राइनो स्लेयर करके कॉइन्स मिलता है, राइनो स्लेयर, के इतने बड़े जानवर को मार रहा है राजा। तो ऐसे यानी डिवाइन काम करते हुए, बहुत बड़े काम करते हुए आपको राजा दिखाया जाएगा उसमें, ताकि आप ये इन्फ्लुएंस हो सके कि हाँ हो सकता है राजा इतने महान होंगे हमारे। इंपीरियल टाइटल्स एम्फसाइज्ड द सीक्रेट नेचर ऑफ किंगशिप। देवपुत्र, सर्वभूपति, ये यही सब शो करता था। सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है, लेजिटिमेसी बढ़ती है इससे, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ कि हमारे ऊपर तो आप ही राज कर सकते हो, आप भगवान के पुत्र हैं तो आप ही राज कर सकते हैं।
उस टाइम कौन सा इंटरनेट था कि तुमने फटाक से गूगल पे डाला और चेक कर लिया कि ऐसा है या नहीं है। उस टाइम पे जो बोला गया वो मान लिया सबने। एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ रूलर अबव द ऑर्डिनरी पॉलिटिकल अथॉरिटी। कोई नॉर्मल आदमी आके जो एक अथॉरिटी पे वो आके बोलेगा तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर राजा ने कुछ बोल दिया तो उसको मना किया ही नहीं जा सकता। अब तो सीधे भगवान का आदेश हो गया वो। इन्फ्लुएंस लेटर इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ किंगशिप। बाद में हम जब देखेंगे कि बादशाह, फिर आपका सुल्तान, ये वाले जो टाइटल्स आते हैं ये भी हो गए। और भी बड़े बड़े टाइटल्स हैं आपको देखेंगे इसमें, गंगाई कोंडा, ठीक है। फिर इस तरीके के ऐसे आपको अलग अलग, जब हम चोलास पढ़े, इंपीरियल चोलास पढ़ेंगे उसमें गंगाई कोंडा नाम रखते हैं अपना के मैं वहां तक जाके आया, गंगा तक जाके आया, गंगा में मैंने राज्य स्थापित किया। इससे महामल्ला ये आपको मिलता है इंपीरियल चोलास में, ये यानी सॉरी इसमें पांड्यन किंग्स में, और जो अर्लियर चोलास थे इनमें, इनमें भी बहुत सारे आपको मिलते हैं ऐसे टाइटल्स। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या थे आपके, पर्शियन क्षत्रप महाक्षत्रप सिस्टम, ये एक टेबल है बस बेसिकली कि कहाँ से क्या आया। हेलेनिस्टिक से स्ट्रेटेगोस मेरी डार्क पड़ा, सेंट्रल एशियन से डिवाइन किंगशिप कुशंस की, चाइनीज से आपको देवपुत्र का टाइटल है। वहाँ पे वो लोग सन्स ऑफ हेवंस बोलते थे अपने आप को, सन्स ऑफ हेवंस चाइना में, वहीं से आपको ये कॉन्सेप्ट आया देवपुत्र का। रोमन में आपका कैजर का टाइटल है, सीजर वाला। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम थे और डाइवर्स हो चुके थे, अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें आ चुकी थी अब अंदर। फॉरेन आइडियाज जो थे वो अडेप्ट किए जा रहे थे बहुत तेजी से, कॉपी नहीं हो रहे थे, उनके जैसा कुछ नहीं लाया जा रहा था, उन्हीं को लाया जा रहा था एग्जैक्टली। तुम्हारे वहां पे अच्छा तुम सन्स ऑफ हेवन बोलते हो, मैं सन्स ऑफ गॉड बोलूंगा, विनर ऑफ ऑल लैंड्स बोलूंगा मैं अपना, मेरे पास है पूरा राज्य, पूरा राज्य मेरा, सर्वभूपति। तो इस तरीके के ये चीजें हमें देखने को मिलती है, और ये हमें एक सिंथेसिस दिखाता है कल्चर्स का, बस। ये यानी बेसिकली मेंस के हिसाब से है पॉइंट, डायरेक्ट कोट करना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो एक्सपो नहीं है इसमें। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो वॉरफेयर चल रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। कनवास के बाद आप देखेंगे शुंगास ने रूल किया और वहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी वीक हो गई नॉर्थ वेस्ट में, और शाकास सॉरी इंडो ग्रीक्स तुरंत आ गए वहाँ पे, और कंटिन्यू फिर उसके बाद से टग ऑफ वॉर चलता है कनवास और इंडो ग्रीक्स के बीच में, फिर शाकास और सतवाहन्स के बीच में, इक्ष्वाकुस और सतवाहन्स के बीच में, ओके। फिर इक्ष्वाकु और अभियारास के बीच में, ये टग ऑफ वॉर चलता रहता है पावर्स और फॉरेन पावर्स में। कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स बिकेम द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। Northwestern India remains strategically important because it connected India with Central Asia. जो गांधार रीजन है आपका, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है पाकिस्तान का टुडे, वो वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर जो भी फॉरेन लैंड वाले आए, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, बेसिकली किंगडम्स आए, उन लोगों ने कोशिश करी कि उस रीजन को पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है उसको पकड़ के ही रखा जाए, और उसको पकड़ के रखने हुए हम धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसे, जैसे मथुरा तक आते थे फिर वापस जाना पड़ता था क्योंकि कोई और मथुरा पे अटैक कर चुका होता था तब तक, ठीक है। सेंट्रल एशियन ग्रुप्स इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर कैवलरी ट्रेडिशंस इनटू द इंडियन वॉरफेयर। सेंट्रल एशिया में घोड़े बहुत मिलते हैं, स्टेपीज है, मैंने बताया था आपको, हॉर्सेस, बिकॉज ऑफ स्टेपी क्लाइमेट, बड़े बड़े घास के मैदान थे, उसकी वजह से जो कैवलरी वाला सिस्टम है, घुड़सवारों का जो सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा यहाँ पे इंडिया में। मिलिट्री गवर्नेंस बिकेम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेवरल किंगडम्स। हमने ऊपर भी पढ़ा, सेनापति, महातलवार, महाभोजक, इन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। इंडियनाइजेशन ऑफ फॉरेन रूलर्स, ये एक नई चीज चालू हुई थी कि अब जो फॉरेन रूलर्स जो इंडिया में आ रहे थे वो लोग भी एक्सेप्ट करने लगे थे, जो इंडियन रिलीजन एक्सेप्ट करने, लैंग्वेज एक्सेप्ट करने लगे थे, फिलोसफीज एक्सेप्ट करने लग गए थे। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पॉलिटिकल डेवलपमेंट of the post-modern age was the gradual assimilation of foreign ruling groups into the Indian society. क्या अडॉप्शन हुआ कि भैया इंडियन लैंग्वेज अडॉप्ट करी गई, रिलीजन अडॉप्ट करे गए, पैट्रोनेज दिया गया बुद्धिज्म को और शैविज्म को, वैष्णविज्म को, और फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन मौर्यन का जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखा गया, एक ये बात है। इंटरमैरिज हुई, लिच्छावी के राजा रुद्ररमन ने भैया इधर पे शादी करी, ओके। तो और ऐसी ऐसी जगहों पे सतवाहनों ने राष्ट्रकूट वगैरह में शादी करी, ऐसी अलग जगह पे शादियां हुई, डिप्लोमेटिक अलायंसेस हुई, यहाँ से वहाँ से यहाँ जाना चलता रहा। एडॉप्शन ऑफ इंडियन रॉयल टाइटल्स एंड कस्टम्स, हमने अभी देखा देवपुत्र वगैरह, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, इंडो ग्रीक से करा, हेलियोडोरस पिलर, एंटिकिलाइडिस के रूल में हेलियोडोरस आया था, भागभद्र जो थे शुंग राजा, उनके किंगडम में, विदिशा में,
हेलियोडोरस पिलर बनाया जिसमें उसने अपने आप को भागवत बताया। साकास, साकास आके बन गए थे भैया आपके यहाँ क्षत्रिय। आज भी बहुत सारे क्षत्रिय क्लैन यहाँ से अपनी एंसेस्ट्री रखते हैं। कुशन्स, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया कनिष्क ने। शिव, शैविज्म, इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस। शैविज्म इस तरीके से कुशन्स ने किया कि कनिष्क के जो सिक्के थे उसके ऊपर बहुत सारे स्कंद, मैंने हमने देखा कि कार्तिकेय की फोटो है, हमने पिछले इसमें देखा था। ये कार्तिकेय बने हुए हैं, ये आपका कनिष्क बना है, ये कार्तिकेय है, दूसरे वाले ये कार्तिकेय है। ठीक है, फिर पार्थियंस के हमने इसमें देखा था, बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट गांधार में हम तख्ते भाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर बामिरान कास्केट आपने पढ़ा था, तो ये सब पार्थियंस के इसमें हुआ। सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है ये? रिड्यूस डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंडिजिनस एंड फॉरेन रूलर्स, कल्चरल सिंथेसिस दिखाता है ये फॉरेन का और इंडिया का, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इससे बढ़ता है। यानी प्रजा को भी ये विश्वास होने लगता है कि हाँ भले ही बाहर से है लेकिन अब हमारे जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट क्राफ्ट में कुछ एवोल्यूशंस होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे कि इंडियन ट्रेडिशंस क्या चेंज हुए आपके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी कंटिन्यू रही, ब्रह्मशास्त्र के हिसाब से किंगशिप बनने लगी, आपको लेजिटिमेसी चाहिए तो आपको एक यज्ञ कराना पड़ता था, हिरण्यगर्भ। ठीक है, फिर आपने वैदिक वो भी करे, उसके बाद आपने अश्वमेध किया। तो ये सब के बेस पे आपको किंगशिप डिफाइन करनी पड़ती थी, और ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म जो था वो ओरिजिन उसका रिवाइवल शुरू होता है यहाँ पे, बुद्धिज्म का डिक्लाइन और इनका रिवाइवल, क्योंकि शुंगाज आए वही ब्राह्मण, कानवाज आए ब्राह्मण, सतवाहन ब्राह्मण। ठीक है, ये लोग जो आए आपके इंडो ग्रीक्स, वो अपना पेगनिज्म जो चल रहा था वही, लेकिन वो अपने जो बुद्धिज्म है उसको पेट्रोनेज दी। फिर आपके साकाज आए, उनने बोला हम क्षत्रिय हैं, उन्होंने भी, लेकिन मिलिंद वगैरह ने इनने भी जाके पेट्रोनेज दिया आप बुद्धिज्म को। फिर आपके जो पार्थियंस आए उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दिया, तो उस तरीके से ये सभी बढ़ता है। लेकिन जो है मेन आपका कि हिंदू धर्म जो है, वैदिक धर्म, इसका हमें रिवाइवल देखने को मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। फॉरेन ट्रेडिशंस क्या, शत्रप सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ग्रीक वाले, जो ये वाले हैं ना यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये वाला, ये वाला टेबल है एग्जैक्टली। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ इसका, कंपोजिट पॉलिटिकल कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सूटेड फॉर रीजनल किंगडम्स, जिसको जिस हिसाब से सही लगा उसने उस हिसाब से अरेंज कर लिया। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन डिस्पाइट पॉलिटिकल डिसयूनिटी, the postmodern age witnessed political fragmentation. It also witnessed increasing integration of different regions through trade, diplomacy and cultural interaction. ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन केस में। फैक्टर्स प्रमोटिंग इंटीग्रेशन, अब क्या क्या फैक्टर्स थे जो इंटीग्रेशन प्रमोट कर रहे थे इस रीजन में, तो इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड, ट्रेड बढ़ता जा रहा था, आपस में कल्चरल इंटरेक्शन होता था, सामने आमने सामने से निकलेंगे तो समझ में आएगी चीज़ें कि कैसा क्या था, और कोई किसी का कहीं का खाना कहीं पे पहुंच गया, कहीं के कपड़े कहीं आ गए, तो इंटरेक्शन बढ़ा उस वजह से। कमर्शियल सेंटर्स का ग्रोथ, लाइक उज्जैन, तक्षशिला, मथुरा एक्सेट्रा, बहुत सारे थे, पैठन, फिर गांधार, ओके, फिर आपका पुरुषपुर, फिर कन्नौज, इन सब का डेवलपमेंट शुरू होता है यहाँ पे। मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स, मॉन्क्स एंड आर्टिसंस, ये लोग टू एंड फ्रॉम फ्रीली मूव करने लगे पूरे के पूरे रीजन में जो एक पर्टिकुलर रूलर कंट्रोल करता था। फिर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन किंगडम्स, ये बढ़ गया। इसके रिजल्ट से इंटरेक्शन बढ़ा नॉर्थ इंडिया, डेक्कन और साउथ इंडिया का, उत्तर पथ और दक्षिण पथ हमने पढ़ा था, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, तो ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, ये सब घूमते रहते थे इस रीजन में, तो इन लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता था, कल्चरल एस्टिमुलेशन बढ़ा इससे। क्लोजर लिंक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एंड द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, सिल्क रूट को फॉलो करते करते वहां तक पहुंच गए ट्रेड के लिए, वो हुआ। मैरीटाइम ट्रेड भी देखने को मिलता है हमें इस टाइम पे, तो उससे भी ये सब बढ़ा। और कॉस्मोपॉलिटन जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है आपका, इसका डेवलपमेंट होता है, क्लास डिफरेंशिएशन दिखते हैं हमको, फिर हमको ये दिखता है कि कैसे वैश्यास और शूद्रास का जो है सोशल मोबिलिटी के मौके मिलते हैं उनको, गिल्ड्स जो है श्रेणीज इनकी का इम्पोर्टेंस बढ़ती है, तो ये यहाँ पे हमें एक कॉस्मोपॉलिटन
स्ट्रक्चर जो हमें आजकल हमारे अर्बन टाउन्स में दिखता है वो देखने को मिलता है। अब एक कंपैरिजन है मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल पावर का, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें से बताया हुआ है कैसे किस तरीके से काम करता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो थी यूनिफॉर्म थी, यहाँ डाइवर्स डिसेंट्रलाइज थी, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा रहेगा सोसाइटी। तो सोशल डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एज की हम बात करेंगे। तो इस टाइम पे मोस्टली क्या चल रहा था, जैसे हमने ये सब देखा कि पॉलिटिकल चेंजेस आए यहाँ पे, फॉरेन कॉन्टेक्ट्स बने हमारे, हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए उनसे, फिर ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है, नए गिल्ड्स, नए आर्टिसंस, नई टेक्नोलॉजी और नए ट्रेड रूट्स, नए वेज ऑफ ट्रेडिंग, नए गिल्ड सिस्टम, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट होती है। टाउन और अर्बन सेंटर मार्केट की तरह डेवलप होते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, अपना सामान वहाँ रखते हैं, सामान बेचते हैं। और कॉइन्स क्योंकि अब प्रचलन में आ चुके थे, तो कॉइन्स उठाया आपने अपना, बुलियन कॉइन जो मेटल में बना हुआ है, और कहीं पे भी जाके आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं उससे। इंडियन सोसाइटी बिकेम मोर डायनामिक, डाइवर्स एंड कॉस्मोपॉलिटन. Increased interaction among the different communities led to cultural assimilation and social mobility. एसिमिलेशन फॉरेनर्स का हुआ इंडिया में, हमने ऊपर भी पढ़ा कि किस तरीके से ये लोग जो आए ये आके मिल गए हमारे यहाँ पूरी की पूरी तरह, कि इन्होंने लैंग्वेजेस अडॉप्ट करी, रिलीजन अडॉप्ट करे, कस्टम अडॉप्ट करे। फिर आपने जो है पॉलिटिकल लाइफ जो है पार्टिसिपेट किया उसमें, कि भैया राजा बनना है तो किस तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा। रुद्र दमन का हमने देखा कि इरिगेशन के लिए उसने काम किया, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल हीलियोडोरस ने बोला है भागवत, ओके, डिवोटी ऑफ वासुदेव। साकास, पहलवास, कुशंस, ये पूरी की तो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गए, क्षत्रियस बन गए हैं, ठीक है, ये क्षत्रिय स्टेटस मिल गया बहुत सारे लोगों को। सिग्निफिकेंस इससे डाइवर्सिटी जस्टिफाई होती है हमारी, इंटरेक्शन बढ़ता है। वही जो क्या है ना, ये सिग्निफिकेंस वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली रिपीट होंगे बहुत सारे। ये इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक जगह पे वो दे दूं और फिर आप गैस करते रह जाए, इसलिए मैंने इसको हर जगह ही दे दिया है। थोड़ा कहीं कहीं पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लगा के दिया है, लेकिन इसको इसलिए हर जगह दिया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर आप कभी कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं, अगर आपको कोट ही करना है तो आप ये वाला पॉइंट कोट करेंगे, उसके बाद आपको भागना नहीं पड़ेगा कि मैं सिग्निफिकेंस कहाँ देखूँ या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कहाँ देखूँ। यहीं पे दे दिया है, भले ही लेंदी हो गया थोड़ा सा, लेकिन वहीं पे आपको ये मिल गया है। तो अगर आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए आप रीड कर रहे हैं, आपको यू हैव टू राइट एन आंसर एंड यू आर रीडिंग फॉर दैट, तो मेंस का आंसर लिखते टाइम आपको बहुत आसान पड़ेगा ये, कि आप एक पूरी की पूरी यानी एक चीज़ मिस नहीं हो रही है कुछ, सब कुछ वहीं पे है। कि सिग्निफिकेंस भी मुझे पता है कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, इसका सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली यही होगा, अब भले ही वो सेम सिग्निफिकेंस कहीं और भी सेम हो रहा हो, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर ऑफ द एज। हमें वर्ण सिस्टम में कुछ चेंज दिखाई देते हैं क्या, 4 वर्ण तो थे ही आपके, ठीक है, वो कंटिन्यू था, जो है बी के वी ऐसा आपका बकवास, ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहा था। तो न्यू डेवलपमेंट जो है बी के वी एस, यानी अगर आप कोई पता नहीं हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो ब्राह्मण मैं पहले से बता चुका हूँ पूरा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बी के वी एस, ठीक है। तो याद रखिएगा बी के वी एस आगे भी कहीं लिखा तो ये हो। तो ट्रेडिशनल 4 वर्णस थे, ये चल रहे थे। नए डेवलपमेंट क्या थे कि फॉरेन ग्रुप जो थे वो अब अंदर आ चुके थे, एकोमोडेट कर लिए थे, हिंदू बन गए थे या जैन बन गए थे या आप वो बन गए थे या बुद्ध बन गए थे। साकास क्षत्रिय फोल्ड में आ चुके थे, हमने देखा ही है। सोशल स्टेटस जो है इन्फ्लुएंस बाय वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन इन बर्थ इन एडिशन टू बर्थ। अब सिर्फ आपको ऊंचे वर्ण का होना जरूरी नहीं, आपको अमीर होना भी जरूरी है अगर आपको एक पर्टिकुलर क्लास में आना है तो। कौन अमीर हो रहे थे, वैश्य अमीर हो रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके पास जमीनें थी या आर्ट क्राफ्ट का स्किल था, कोई ना कोई ऐसी उनके पास खूबी थी। सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है इंडियन सोसाइटी की, कि सोशल मोबिलिटी का एक ऑप्शन मिल रहा है मेरे को। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं पैसा कमा के भी एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा स्टेटस अचीव कर सकता हूँ, ये वो दिखाता है हमें। इंटीग्रेशन दिखाता है हमें नई कम्युनिटीज का, बाहर के जो ग्रीक्स वगैरह है वो यहाँ आए, यहाँ के होके ही रहे हैं, आज भी हमारे साथ मिले जुले हैं। ये हरियाणा, यूपी या हरियाणा, राजस्थान, कच्छ वगैरह वाले रीजन में, फिर आपका पाकिस्तान वाले साइड चले जाएंगे तो जो आपका पठान रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा वाला, नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रोविंस हो गया, बलोचिस्तान हो गया, यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस हमें चेहरों पे, भाषा में देखने को मिलता है।
जो ग्रीस और ग्रीक वगैरह का जो टच है, खरोष्टी का जो टच है, वो सब हमें देखने को अभी आज भी मिलता है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन क्या देखने को मिला हमें कि टाउन्स का जो है वो एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे अर्बन टाउन सेंटर डेवलप होते हैं, कहाँ पे? ट्रेड रूट्स पे। ट्रेड रूट्स पे बहुत सारे जो आपका उत्तर पथ है, बड़े बड़े सेंटर्स डेवलप होते हैं, दक्षिण पथ पे भी बहुत बड़े सेंटर्स उज्जैन जैसे डेवलप होता है। उज्जैन जो है एक कल्चरल सेंटर बन के उभरता है इस समय, सबसे बड़ा इंडिया का। अगर आपको कुछ भी सामान खरीदना है, सपोज आपको इम्पोर्ट का सामान लेकर आए, जो रोम से यहाँ पे आया इंडिया में, उसके लिए भी आपको उज्जैन जाना पड़ेगा। साउथ से कोई सामान चाहिए, स्पाइसेस वगैरह, उसके लिए भी आपको उज्जैन जाना पड़ेगा या मथुरा जाना पड़ेगा। और अगर आप उधर से आते हैं, ईस्ट साइड से आते हैं, और आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है, तो भी आपको उज्जैन होते हुए ही जाना पड़ेगा। उज्जैन इतना प्रोमिनेंट सिटी इमर्ज हो गया आता है इस समय पे। रिवर वैलीज में नए टाउन डेवलप होते हैं बहुत सारे, जब मथुरा देखा हमने यमुना किनारे, ठीक है। कोस्टल रीजन्स में भी हमने देखा, कोस्टल रीजन जो है, हमने ताम्रलिप्ति के बारे में देखा, फिर हमने और क्या देखा, हमने अरिकामेटू देखा, पुहार देखा, ये सब का डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे कोस्टल रीजन में। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो बड़ी कैपिटल थी, पाटलिपुत्र, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पाटलिपुत्र हो गया, फिर आपका पेशावर हो गया, पेशावर या पुरुषपुर, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। फंक्शन क्या थे अर्बन सेंटर्स के? ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सब थे इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स, ये रहे आपके। वही ये सारी जो बातें हुई थी यहाँ पे। इम्पैक्ट क्या है इसका? इंक्रीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लोगों को पैसा कमाने का या वेल्थ बनाने का मौका मिला यहाँ पे। इनकरेज इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब आप फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते थे, एक अर्बन इकोनॉमी बनना शुरू हो गया था, फ्रीली इंटरेक्ट की जा सकता था। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोशल मोबिलिटी, हमने देखा कि कैसे वैश्य जो थे अमीर होने लग गए, तो एक सोशल मोबिलिटी का चांस मिलता है यहाँ पे उन्हें। राइज ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, इसमें क्या है कि भाई ट्रेड इंडस्ट्री क्राफ्ट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था, सामान की डिमांड थी फॉरेन में, तो यहाँ पे जो है अब सामान बनाने वाले थे, उन लोगों की डिमांड जो है, उनकी इंपॉर्टेंस वो बढ़ने लगी। वेश्यास की बात, ग्रेटर वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस बढ़ गया इनका, ठीक है, क्योंकि यही जो है ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे, कॉमर्स चलाते थे पूरे एम्पायर का, और पेट्रोनाइज करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि लेजिटिमेसी चाहिए ना यार, मैं भले ही मान लीजिए मैं अमीर हूँ, पर मैं एक निचले वर्ण से आता हूँ, मेरे को लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी? मुझे लेजिटिमेसी अब ऐसे मिलेगी कि मैं एक ब्राह्मण जो है उनसे करवाऊंगा पूजा, हिरण्य गर्भ ये जो यज्ञ है वो करवाऊंगा, हिरण्य गर्भ यज्ञ करके मैं अपना वर्ण बदल सकता हूँ, वो करवाऊंगा। फिर और कुछ रिचुअल्स, गाय का दान करना, ठीक है, सोने का दान करना, ये सब दान करूंगा, तो मेरे जो स्टेटस है, प्रेस्टीज है, वो बढ़ेगी ब्राह्मण के हाथ में, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे अगर मुझे लेजिटिमेसी कभी चाहिए है भविष्य में तो। Artisans and craftsmen enjoyed improved economic position, became increasingly specialized, and played a vital role in urban economic life. Basic points, okay? Significance क्या दिखाता है? Wealth became an important determinant of social standing, and economic prosperity promoted upward social mobility. अब गिल्ड्स की थोड़ी सी बात करते हैं, ज्यादा नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा ही है गिल्ड का पार्ट। कि श्रेणीज वर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स, आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन engaged in the same profession. हम वीवर्स, फिर टैनर्स, फिर ऑयल मेकर्स, फिर आपके प्रेसर्स, जो ऑयल मेकर्स होते हैं उनको प्रेसर्स भी कहते हैं, फिर आपके जो चैरियट मेकर्स, आयरन स्मिथ्स, इनके हमने गिल्ड्स देखे बहुत सारे। इनका काम क्या रहता था? प्रोडक्शन रेगुलेशन, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग दैट दे आर मेकिंग, इतना क्वालिटी कंट्रोल हुआ करता था कि एक पर्टिकुलर टाइप की तलवार अगर आपको चाहिए तो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर दुकान पे, एक पर्टिकुलर आदमी के पास ही जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको वो मिलेगा। इस तरीके का, इस हाई लेवल का स्पेशलाइजेशन होता था, और जब इतने बड़े लेवल का स्पेशलाइजेशन होता है ना, तो उसका मुंह मांगी कीमत मिलती है उसके लिए, आपको कहीं ना कहीं से तो मिलेगी। कंट्रोल प्राइसेस, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, असिस्टेड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, कारावांस वगैरह निकालते थे ये लोग, जहाँ से कुछ बहुत सारे ट्रेडर, दो चार ट्रेडर मिलके एक साथ ट्रेवल किया करते, ताकि वो पैसा, समय और बचा सके, और खुद को आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। ऑल्सो वर्कड एज अ बैंक, फाइनेंसिंग बिजनेसेस,
आप पैसा आपने उनके पास रख भी सकते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, एज अ इन्वेस्टमेंट, और उनसे आप क्रेडिट में भी ले सकते थे पैसा अगर आपको ज़रूरत हो तो। और डेवलपमेंट में काम किया उन्होंने, रिलीजियस डेवलपमेंट में, बाय डोनेटिंग टू विहारास, यानी मोस्टली हमें एग्जांपल मिलते हैं विहारास का और या चैतियास का। चैतियास तो जैनिज्म बुद्धिज्म को काफ़ी इनने प्रमोट किया। सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है ये, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन में जो है ये उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन की। एज अ बैंक गिल्ड स्टार्टेड डेवलपिंग, इट ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग एज अ प्लेस वेयर पर्टिकुलर मेंबर कैन होन देयर स्किल्स, कि भैया मैं एक अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता है, वहाँ पे अप्रेंटिसशिप ले सकता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अर्बन ग्रोथ एंड कमर्शियल एक्सपांशन, ट्रेड बढ़ता है इससे, इससे प्रॉस्पेरिटी आती है रीजन में, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है क्योंकि, तो ये वाली चीज़ें भी मिलती हैं। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, गिल्ड्स की वजह से ही स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस बढ़ना शुरू हो गए थे। अगर अब जो एक पर्टिकुलर आदमी है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा या उसका परिवार भी वही काम करे जो वो करता है, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज लेड टू इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, न्यूमरस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इमर्ज्ड इन टाउन्स एंड कमर्शियल सेंटर्स। लिटरेरी एविडेंस भी मिलते हैं हमें इसके कुछ, क्या मिलते हैं, जैसे ये वाली जो हम बात करें तो ये हमें हम आगे जाएंगे तब वहां भी पढ़ेंगे क्राफ्ट्स में स्पेसिफिकली, कि दीघ निकाय में, महावास्तु में, मिलिंद भानु में, इसमें हमें मिलते हैं जैसे कि 24 टाइप के ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। ये बोलता है 36 के होते थे, ये बोलता है 70 के होते थे। इतने अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन प्रेजेंट थे उस टाइम पे। सिग्निफिकेंस क्या दिखाता है कि हाईली डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी थी, सिर्फ हम खेती करने पे या सिर्फ लोहे का काम करने पे इस पे डिपेंडेंट नहीं थे, या सिर्फ कपड़ा बनाने पे डिपेंडेंट नहीं थे, और भी अलग अलग टाइप की यहाँ पे इनके पास जो थी स्किल्स थी, जिससे ये और अपने और नए टाइप के ट्रेड और टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर पाए। इंडिकेट्स एडवांस डिवीजन ऑफ लेबर, महिलाओं की क्या पोजीशन थी इस समय पे, तो जनरल पोजीशन देखने को मिलता है कि भैया परिवार के अंदर तो इम्पोर्टेंट थी पोजीशन, माँ की जरूरत थी सबको, माँ की, और ये सब आपको रानी की, तो ये सब रिलीजियस लाइफ में भी पूजा के लिए एक आपको, अगर आपको पता होगा कि एक दंपति जोड़ा लगता है, ठीक है, दंपति होता है यानी कपल। तो बहुत सारी वैदिक रिचुअल्स होती हैं जिसमें एक कपल को ही बैठने की परमिशन रहती है, सिंगल पीपल या विडोड पीपल ये नहीं बैठ सकता उसमें। अगर आपने जैसे एक पूजा देखी होगी सत्यनारायण कथा, ठीक है, तो इसमें पति पत्नी को बैठना जरूरी है। अग्निहोत्र, जब एक इंसान वो हवन करता है, अगर आप शादीशुदा है तो आपको अपनी पत्नी के साथ बैठ के ही हवन करना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते उसको। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी उस टाइम पे रिलीजियस इम्पैक्ट में, यानी आप सॉरी वुमेन का जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। द स्टेटस वेरीड अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड सोशल बैकग्राउंड। जैसे हमें डेक्कन में क्या मिलता है एक चीज, कि रॉयल वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल इन पब्लिक एंड रिलीजियस लाइफ, और इनके नाम के कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, जैसे हमें नागनिका का इंस्क्रिप्शन मिलता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था नानघाट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, सतकर्णी का नानघाट इंस्क्रिप्शन। फिर आपकी यजनश्री गौतमी, गौतमी यजनश्री, ठीक है, इनका जो है आपको सॉरी गौतमी बालाश्री, बालाश्री जो थी ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी हैं, गौतमी बालाश्री, उनका आपको नासिक इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो उनके पास ये अथॉरिटी हुआ करती थी। तो सेवरल इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड डोनेशंस मेड बाय क्वींस एंड रॉयल वुमेन, ये हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखिए नागनिका का है आपका सतवाहन पीरियड का, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है जो आपका नानघाट इंस्क्रिप्शन का। इक्ष्वाकु रॉयल फैमिली की जो थी वो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पैट्रोनाइज करती थी, डोनेशंस वगैरह करती थी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी की जो रॉयल वुमेन थी वो, इसका सिग्निफिकेंस हमें ये देखने को मिलता है कि एलिट वुमेन जो थी इनका पार्टिसिपेशन था पब्लिक लाइफ में, ये लोग अपने हिसाब से डोनेशन दे सकती थी, ये लोग अपने हिसाब से पूजा करवा सकती थी या कोई रिचुअल करवा सकती थी, इनको ये अधिकार हुआ करता था। डेमोन्स्ट्रेट्स देयर रोल एज पेट्रन्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, ये यहाँ पे दिखाता है। कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन ट्रेड, फिर फॉरेन सेटलमेंट जो ट्रेड है हो गया आपका, अर्बनाइजेशन हो गया, रिलीजियस इंटरेक्शन हो गया, ये आपका दिखाता है कॉस्मोपॉलिटन नेचर था।
यानी बहुत ही रूरल टाइप का नहीं था कि एक ही टाइप के लोग होने चाहिए, होमोजेनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था। हेटेरोजेनस जो आपकी सोसाइटी थी, अलग-अलग टाइप के लोग, अलग भाषा बोलने वाले, अलग प्रैक्टिसेस वाले, अलग रिचुअल्स वाले, अलग धर्म के लोग, ये सब साथ मिलके रहा करते थे। Coexistence of different ethnic groups, interaction among merchants, monks, artisans, travelers, exchange of cultural ideas and traditions, यही वाली बात करी हमने। रिजल्ट, ओपन एंड डाइवर्स बन गई सोसाइटी थोड़ी, और रीजनल और फॉरेन इन्फ्लुएंस से जो सोशल लाइफ है वो बढ़ने लगी। हमें अलग अलग आइडियाज आए, टेक्नोलॉजीज आई, नए क्राफ्ट्स डेवलप हुए, नई ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, नई टाइप की करेंसी डेवलप हुई, वेल्थ डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्न एज, तो विटनेस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन सोसाइटी टू अ मोर अर्बन एंड कमर्शियल सोसाइटी, improved economic positions of merchants, artisans, guilds, facilitated assimilation of foreign communities into Indian society। सेम वही बातें जो हमने ऊपर करी थी सारी। सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया, ठीक है, और सोशल फाउंडेशन में जैसे आपका कल्चरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है इस गुप्ता एज में जो डेवलप हुई वो यहीं से आती है। यही डेवलपमेंट जो है वो आगे जाके गुप्ता एम्पायर को इतना इम्पीटस देते हैं कि वो एक बड़ा पैन इंडिया एम्पायर बना सके। ये एक वो है, कंपेरेटिव है इनका, मौर्यन और पोस्ट मॉर्यन का, ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें थी उस समय पे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि सोशल मोबिलिटी थी, जैसे मॉर्यन पीरियड में लिमिटेड थी लेकिन यहाँ पे बढ़ जाती है वेल्थ और ट्रेड की वजह से, वैसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ऑलराइट, अगला है हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट। धर्म में क्या हुआ, धर्म कर्म का क्या सीन बना, क्या चेंज हुआ। हमने ये देखा कि कुछ बुद्ध को फॉलो करते, कुछ शिव को करते थे, तो कुछ आपके विष्णु को फॉलो करते थे, कुछ जैनिज्म में भी फॉलो करते थे, और हमने एक जगह एक और चीज़ देखी थी कि अब जो है क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा जो है आपका यहाँ पे एंट्री होना शुरू होती है बिकॉज ऑफ द इट्स ट्रेड विद द रोम, तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप होना शुरू होती है। Religion underwent significant transformation during the post-modern age, and period witnessed the coexistence of growth of Buddhism, Jainism, Brahmanism, Bhagavatism, Shaivism, ये सबको प्रमोशन मिलता है। Increased interaction between indigenous and foreign communities contributed to the religious diversity। यहाँ से जो वैदिक आइडियाज हैं और वहाँ से बुद्धिज्म आइडियाज है, वहाँ से जो आपके पेगनिज्म के आइडियाज हैं, आपके रोम से, और क्रिश्चियनिटी के आइडियाज है, ये मिलके एक अच्छा फ्यूजन यहाँ पे इंडिया में डेवलप करते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस, द म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस बिकेम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एज। को एग्जिस्टेंस जो है ये हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इस पीरियड में, क्योंकि राजा भी नहीं बोल रहा है ना कि तुम कुछ और फॉलो करो या ये स्टेट रिलीजन यही फॉलो करना पड़ेगा, जो करना है वो करो, कोई इशू नहीं है, ऐसा सीन था। तो को एग्जिस्टेंस हो गई। स्प्रेड क्या है आपका, स्प्रेड ऑफ इंडियन रिलीजियस बियॉन्ड इंडिया, कहाँ किसके थ्रू मिलता है हमें, सिल्क रूट के थ्रू मिलता है। कुशन पीरियड का टाइम बहुत एक्टिव था ट्रेड रूट ये, ठीक है, तो यहाँ से हम सेंट्रल एशिया तक देखते हैं, जहाँ तक जाता है वो सीरिया वीरिया तक पहुंच गया था बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म एक नया डेवलपमेंट होता है, ये एक ऐसा नई चीज डेवलप होती है बुद्धिज्म में जो कि प्रोलिसिटाइजिंग यानी किसी को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाने की कोशिश करना, इसमें भी फोकस करती है। उसके बाद ये फोकस करती है कि यार पूजा करके दिखाई जाए, ठीक है, नाम लिया जाए बुद्ध का, उनकी पूजा करी जाए, ठीक, मूर्तियां बनाई जाए उनकी। तो मूर्तियां बनने से और प्रचलन बढ़ा कि अरे ये किसकी मूर्ति है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है इस चीज़ की जानने की, ये किसकी मूर्ति है, अच्छा अच्छा ये क्या करते हैं भगवान, ये सब चीज़ें बड़ी। तो महायाना बुद्धिज्म जो था ये और अडेप्टेबल था और मिशनरी था इन नेचर में। मॉन्क्स जो है वो निकल जाते थे अपने संघ को लेके, कहीं और जाके सेटल हो जाते थे। हमने देखा बामियान बुद्धा, ठीक है, तख्ते भाई मोनेस्ट्री देखी हमने, ये बाहर चले गए, वहां जाके आपने सेटल कर लिया। तिब्बत में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज खुली इस समय। बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसमिशन ऑफ टीचिंग्स अब्रॉड वाया शिप्स, वाया ट्रेड रूट्स, ये लोग भी ट्रैवल करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और अब प्रीच करते हुए चलते थे बुद्धिज्म को। राइज ऑफ महायाना बुद्धिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस समय का, क्योंकि महायाना बुद्धिज्म जो है ये बहुत तेजी से डेवलप हुआ आफ्टर द फोर्थ काउंसिल। कनिष्क के टाइम में कुंडलवन कश्मीर में चौथी काउंसिल होती है अंडर वासुमित्रा, और वो वहां पे डिसाइड होता है कि महायान और हीनयान पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। अब जो महायान है वो फोकस करेगा बुद्ध बोधिसत्व इनकी पूजा करने की, हीनयान अपने जो ओरिजिनल टीचिंग है उसके साथ रह सकता है, वहाँ का आइडिया
खत्म होने वाला ही था, ये वाला जो है महायान बुद्धिज्म ये आगे बढ़ना शुरू होता है। One of the most significant religious development in the period was the emergence of the spread of Mahayana Buddhism. Main features क्या थे इसके? Buddha came to be regarded as the divine being rather than merely a great teacher. भगवान बन गए बुद्ध महायान बुद्धिज्म में। पहले बुद्ध भगवान नहीं थे, पहले वो टीचर थे। उन्होंने एक रास्ता खोजा था, वो रास्ता अपने शिष्य को बता के चले गए थे वो, और वही चीजें फॉलो हो रही थी, वही हीनयान बुद्धिज्म है, ठीक है, जो उनके ओरिजिनल आइडियाज थे। महायान में ये हुआ कि महायान में बोला गया कि ये भगवान है, लिटरली इनकी पूजा करनी पड़ेगी आपको, बुद्ध की, वो महायान बुद्धिज्म है आपका। वर्शिप ऑफ बुद्धा इमेजेस बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन डिवोशन, या भक्ति पे, डिवोशन पे चला गया ध्यान, ठीक है। अब अपने कैरेक्टर की बात नहीं हो रही कि मेरे को मेरा कंडक्ट ठीक रखना है, मेरे को अपना कैरेक्टर ठीक रखना है, अब ये बात नहीं हो रही। अब ये है कि तुम पूजा कितनी कर सकते हो, अगरबत्ती कितनी लगा सकते हो, तो ये वाली बातें होने लग गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वास गेन्ड इंपॉर्टेंस। Bodhisattvas are again a personification of the ideas or different aspects of Buddha. Bodhisattvas are basically those, what should I say, those incarnations of Buddha who avoided being an arhat, यानी वो उन्होंने अपना जो रास्ता था निर्वाण प्राप्त करने का, उसको छोड़ के दूसरे बीइंग्स की मदद करी उनने, तब वो जाके बोधिसत्व बनते हैं। वो बोधिसत्व का दर्जा बहुत बढ़ जाता है इस वजह से। सेल्वेशन कुड बी अटेन्ड थ्रू फेथ एंड डिवोशन। यहाँ पे ये बोला गया जो सेल्वेशन है, अब आपको कंडक्ट वगैरह देखना नहीं है, अगर आपको विश्वास है बुद्ध पे, अगर आप उनकी पूजा करते हो, उनके ऊपर आप अपना फोकस करते हो, ठीक है, उनकी सेवा में या मोनेस्ट्री की सेवा में, तो आपको जो है सेल्वेशन मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है इससे, क्या क्या समझ में आया कि बुद्धिज्म अब जो है, अभी ज्ञान की बातें जो वाला पार्ट था, जो बुद्ध जो ज्ञान की बातें करके गए, अब वहां से हट गया ना। पूजा करना आसान है, ज्ञान एक्सेप्ट करना मुश्किल है, तो ज्ञान वाले पोर्शन से हट गए। अब ये ज्यादा एक्सेसिबल हो गया आम आदमी के लिए, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भैया ये मूर्ति है, अगरबत्ती लगानी है, हो गया आपका काम, हो गई पूजा। फैसिलिटेटेड इट स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया, क्योंकि बाहर जो पेगनिज्म चलता है, पेगनिज्म का मतलब होता है, पेगनिज्म बेसिकली इज अ बैड बुरा शब्द, एंड इट इज एसोसिएटेड विद अब्राहमिक रिलीजन्स। जो आपके इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म है, वो ये बोलते हैं कि जो भी बाकी के रिलीजन है जो अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, वो पेगन रिलीजन है। पेगन रिलीजन मतलब होता है लोकल रिलीजन, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का एक पर्टिकुलर रिलीजन हुआ करता था। आज भी हम जैसे भारत में देखते हैं, आदिवासी लोग अपना एक पर्टिकुलर टाइप का रिलीजन फॉलो करते हैं, उनके कुछ अपने खुद के भगवान है, कुछ अपने खुद के रिचुअल्स और कस्टम्स है, दैट इज पेगनिज्म। अगर एक ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो हिंदुइज्म इज ऑल्सो पेगनिज्म। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, आपका जो जो ये रहता है, पैंथियज्म भी होता है कि आप बहुत सारे भगवानों को मानते हो, ये भी चीजें रहती है इसमें, जैसे इंडिया में है। तो ये सब चीजें भी जो पार्ट है, ये पेगनिज्म का पार्ट है। तो पेगनिज्म जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, पहले की जो टाइम था कि बाकी जैसे इंडिया से यहाँ से आपका बुद्धिज्म वगैरह फैला, तो इनको फैलाने में बहुत आसानी है, क्योंकि पेगनिज्म के आइडियाज टफ थे थोड़े। बलि का कॉन्सेप्ट, जैसे इंडिया में बलि का कॉन्सेप्ट था, बाहर भी बलि का कॉन्सेप्ट था। अगर आप बाहर तक देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पे था बलि का कॉन्सेप्ट। तो वहां पे जाके इसने थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाया कि भैया बलि वली नहीं देनी चाहिए, या ये सब, और पूजा करना है, एक मूर्ति आप बना लो, मूर्ति बना देते हैं हम लोग, मदद कर देते हैं कि ऐसे दिखते होंगे बुद्ध, और आप वहां पे उनकी पूजा कर लीजिए, हो जाएगा आपका काम, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत फायदा हुआ। मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द बुद्धिस्ट थॉट एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस वर कंप्लीटली चेंज नाउ, ठीक है। पहले जहाँ पे ध्यान करने की बात करी गई है, अपने ऊपर फोकस करने की बात करी गई, अब यहाँ पे फोकस करा गया कि पूजा करी जाए। ओके, एविडेंस क्या मिलते हैं कुषाण पीरियड से, हमें काफी मिलते हैं। कुषाण पीरियड में महायाना बुद्धिज्म अपने चरम पे था, क्योंकि कनिष्क ने पूरी इजाजत दे दी थी कि हाँ ठीक है, अलग हो जाओ, तुम्हारे वैसे भी आइडियाज अलग हैं, तो तुमको अलग हो जाना चाहिए। रिसीव स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज फ्रॉम अंडर कनिष्क, ठीक है, एंड स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया एंड जापान, यहाँ तक फैलने शुरू कर गया है, बिकॉज ऑफ ट्रेड। हाँ, याद रखिएगा, ट्रेड की वजह से जहां तक इंडियन ट्रेड फैला, वहां तक बुद्धिज्म फैला। हीनयान बुद्ध और महायान बुद्धिज्म का एक ये टेबल है, ठीक है, हम ऑलरेडी बुद्धिज्म में पहले डिसाइड वो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये, पर यहाँ पे समझा रहा था तो मैंने डाल दिया। डेमोन्स्ट्रेट डाइवर्सिफिकेशन विद इन बुद्धिज्म, ठीक है, और चेंजिंग रिलीजियस नीड जो बताए सोसाइटी में, वो बताता है ये टेबल आपको कि किस चीज़ की अब जरूरत पड़ने लगी सोसाइटी में। जैसे पहले टीचर की जरूरत पड़ती थी कि ज्ञान मिल जाए, अब आपको एक सहारे की जरूरत थी कि भैया ये मेरा सहारा है, मैं इनके पूजा वूजा करूंगा तो मेरे को फायदा मिल जाएगा। इस तरीके से चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई आपके कनिष्क के टाइम में, कश्मीर में, कुंडल वन में, ठीक है।
इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र, और कुछ एसोसिएटेड स्कॉलर थे आपके, अश्वघोष थे यहाँ पे, नागार्जुन भी थे। नागार्जुन वही आपके मिलिंद पानो वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? कंपाइलेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, मेजर बूस्ट टू महायाना बुद्धिज्म, टोटली इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द हीनियन बुद्धिज्म, एंड हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म बियॉन्ड इंडिया। अब कश्मीर में हो रहा है तो वहाँ का जो रीजन है पूरा, तिब्बत, काराकोरम, मंगोलिया तक, यहाँ सेंट्रल एशिया वगैरह, ये वाला पूरा रीजन, ईरान वाला रीजन, इन सबको पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्योंकि बहुत अंदर तक डीप इंडिया में नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है पहाड़ों में। तो उन लोगों ने भी अप्रोच किया, नए आइडियाज और डेवलप हुए वहाँ पे। इमर्जेंस ऑफ बुद्धा इमेज वर्शिप, तो अर्लियर ट्रेडिशंस में क्या था कि ये आपका हीनयान है, हीनयान में ये तो होता है, सिंबल से हम जस्टिफाई करते थे कि बुद्ध का ये सिंबल है, इससे उनका ये समझ में आ रहा है कि जैसे आपका धर्म चक्र आया तो ये निर्वाण का साइन है, निर्वाण मिल गया। एम्प्टी थ्रोन ये रिनंसिएशन का है, सब त्याग के आ गए। बोधि ट्री ये इनलाइटनमेंट का है। तो ऐसे अलग अलग साइन, अलग अलग चीजें बताते थे कि बुद्ध के बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि नए डेवलपमेंट चालू हुए, शुंग ने जैसे तोरण बनाया, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको सांची पे, तो इसमें जातक कथा लिखी है पूरी की पूरी, पूरी जातक कथा लिखी हुई है तोरणों के ऊपर। रिलीफ फीचर्स है बहुत सारे, चेहरे बने हुए हैं, कुछ वो बने हुए हैं आपके, डिजाइन बने हुए हैं, कहानियां बनी हुई हैं महाभारत की, और ये सारी आपकी जातक जो कथा है वो सब। बुद्धा बिगिन टू बी रिप्रेजेंट, ये आपके नए डेवलपमेंट ये होते हैं कि बुद्धा जो है वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए आपके गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की वजह से। गांधार आर्ट डेवलप होता है आपका, बाद में मथुरा भी होता है, पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन फॉर्म में दिखाना शुरू करता है बुद्धा को। इमेज वर्शन बिकेम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। अब जो जब लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ मूर्ति हम देख सकते हैं, अब टीचर की, अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, जैसे सपोज करके मैं आपको एक महान इंसान की बात बताता हूँ, और मैं दूसरा आपको बोलता हूँ कि वो महान इंसान खुद आके बात करेंगे, तो आप ज्यादा किस चीज में इंटरेस्टेड रहेंगे? आप इस चीज में इंटरेस्टेड रहेंगे कि वो महान इंसान खुद आके बात करेंगे। वही होता है जब हम मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा करते हैं। मैं अगर आंख बंद करके अभी ऐसे पूजा करने लगूँ तो मेरे सामने, मेरे को एक भगवान मेरे सामने बनाना पड़ेगा मन में अपने, जिनके सामने मैं पूजा करूंगा। लेकिन जब मैं आंख खोल के पूजा करूंगा और जब मैं सामने एक मूर्ति देखूंगा तो मेरे सामने भगवान साक्षात है, ये मान सकता हूँ। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से बहुत बूस्ट मिलता है। जो आजकल तो अब हम सोचने समझने की इतनी सक्षम रखते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तो सोच सकते हैं। पहले के टाइम में जो आम जनता वगैरह थी उनको कोई भी आइडिया था ही नहीं इस चीज़ का कि क्या होता है एग्जिस्टेंस में, और सोचना किस तरीके से है चीज़ों को। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं किसी की बात सुनूं, पहले उसको प्रोसेस करूं, फिर एक बात समझूं कि भैया एक टीचर हुआ करते थे बुद्ध नाम के जिन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, उनको लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंट करूं, पॉलिश करूं और समझूं, और उसको अपने कैरेक्टर में उतारूं। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसके लिए, और उसका पूरा जीवन चला जाएगा इसमें। उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, एक मूर्ति लगी है, बस रोज आके मूर्ति के सामने ऐसे करना है और एक अगरबत्ती लगा देनी है और फूल चढ़ा देना है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान है, वो काम करता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए पॉपुलर, इमेज वर्शिप जो है इतनी तेजी से पॉपुलर होने लग गया। और इस इमेज वर्शिप से बुद्धिज्म में नहीं है, सबसे पहले बुद्धिज्म में है। और आप ये देखेंगे ये पीरियड के एंड तक जो है, हम जो है इमेज वर्शिप जो गुप्ता एम्पायर है उसमें जो इमेज वर्शिप था वो अपने पीक पे था। उस टाइम हवन ववन सब बंद हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ मंदिर बने, मंदिर ही मंदिर बने और पूजा ही पूजा हुई उस समय। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट चल गया था पूरा, और आज तक चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का कि रिवॉल्यूशनाइज हो गया पूरा बुद्धिस्ट रिलीजन, जब दो अलग अलग सेक्ट बने तो पूरी तरीका ही चेंज हो गया, पूजा पद्धति ही चेंज हो गई, पूजा करने का तरीका ही चेंज हो गया पूरा। इनकरेज ग्रोथ ऑफ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड पिलग्रिमेज सेंटर। अर्लियर इट वाजंट एनीथिंग, आपको बस एक भिक्षु आएंगे, वो आपको बताएंगे ये सारी चीजें हैं, ज्ञान देंगे। अब आपको खुद प्रैक्टिस करना है जीवन भर, जब तक आपको निर्वाण नहीं मिल जाता। पर अब ऐसा नहीं है, अब भाई मठ बन रहे हैं बड़े बड़े, बोधि ट्री के नीचे लोग अगरबत्तियां जला रहे हैं, बड़े बड़ी मोनेस्ट्रीज बन रही है जहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जहाँ आप देखते हैं लद्दाख में जैसे है, अरुणाचल में है, तवांग वगैरह में, यही है, तिब्बत में हो गया। आर्टिस्टिक सेंटर जो डेवलप हुए, गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। रिवाइवल देखने को क्या मिला हमें कि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होता है।
जो नए राजा है आफ्टर द मौर्यन पीरियड, शुंगास, कानवास, सतवाहन्स, ऑल ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस रीगेन प्रोमिनेंस आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस बढ़ गए। ठीक है। ब्राह्मण्स को इंपॉर्टेंस मिलना चालू हो गई फिर से रिचुअल्स, क्योंकि फुल फॉर्म में आ चुके थे। ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स सेरेमनीज का रिवाइवल होता है, यज्ञ चालू होते हैं बड़े बड़े, फिर से अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते हैं बड़े बड़े। जैसे आपके शुंग है, पुष्यमित्र शुंग ने जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठे सबसे पहले उन्होंने जाके अश्वमेध यज्ञ करवाया, सबसे पहला काम। उसके बाद टेम्पल बेस्ड वर्शिप की शुरुआत होती है यहाँ से। सतवाहन पीरियड में हमें बहुत सारे आपको बुद्धिस्ट जो है कल्चर उसके इन्फ्लुएंस मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण टेम्पल है, जो जैसे हमने पडक्कल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे आगे, पडक्कल के, ठीक है, इसके लिए समर्थन किया। नागार्जुन कोंडा में मंदिर मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मंदिर मिले नागार्जुन कोंडा में, एविडेंस मिले मंदिरों के। तो ये सब कहाँ से डेवलप हुआ? ये सब डेवलप हुआ जो साउथ में जो आपके इक्ष्वाकुस थे, इन्होंने दिया, पैट्रोनाइज किया मंदिरों को, मंदिरों के डेवलपमेंट को। ये कुछ एविडेंस है इसका कि पुष्यमित्र शुंग, जो अभी हम बात कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ किया इनने। और फिर शुंग डायनेस्टी में क्योंकि ये ब्राह्मण खुद थे तो वैदिक ट्रेडिशन का बहुत रिवाइवल होता है। इक्ष्वाकु, अश्वमेध किया, वाजपेयी किया, अग्निहोत्र किया, ये सब इनने भी किया। ठीक है, इक्ष्वाकुस ने। सिग्निफिकेंस, रीस्टैब्लिश्ड ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस एंड फाउंडेशन ऑफ लेटर डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म इन गुप्ता पीरियड। ओके, याद रखिएगा ये। गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज इन एवरी सेंस, आप कहीं भी लगा सकते हो। गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म, गोल्डन एज ऑफ ट्रेड, गोल्डन एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, कॉइनेज। गुप्ता पीरियड वॉज द गोल्डन एज, कहीं पे भी लगा देना आप, जब हम गुप्ता पढ़ेंगे तब आपको पूरी क्लियर हो जाएगा कि क्यों था ऐसा। राइज ऑफ भागवतिज्म एंड अर्ली वैष्णविज्म। हमें भागवतिज्म का जो राइज मिलता है, हेलियोडोरस पिलर के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्ण बढ़ गया। भगवत ट्रेडिशन जो था ये इमर्ज होने लगा एज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट। मेन फीचर्स क्या थे इसके कि भैया डिवोशन, भक्ति टू अ पर्सनल डिटी, ये आइडियाज इमर्ज होने लग गए। अब आप भगवान से प्रेम की जो भावना है, जैसे कृष्ण से प्रेम भावना है, वो अब जागरूक हो चुकी थी जनता में कि हाँ, कि अगर मैं पूरी तरह से मैं रिचुअल वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ब्राह्मणिकल तौर तरीका फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो भी मैं भगवान से मिल सकता हूँ बाय शोइंग माय पर्सनल डिवोशन टू अ गॉड। ये हरि है, ये मेरे सारे दुख हर लेंगे अगर मैं इनसे बात करूंगा, इनका नाम लूंगा तो। इस तरीके के आइडियाज डेवलप हुए। वर्शिप सेंटर्ड अराउंड वासुदेव कृष्ण, emphasis on personal faith rather than ritual one। पर्सनल फेथ पे फोकस बढ़ने लगा हिंदू सेक्ट में। जो चीजें compete करने के लिए डेवलप करी गई थी आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म से, अब वो पेनिट्रेट करना शुरू कर चुकी थी धर्म को अच्छे से। कहाँ पे, किस केस में? इस केस में कि अब ये जो है कॉमन जो जनता है उसके लिए ये और आसान था ना यार। बुद्धिज्म और जैनिज्म में तो मेरे को और भी चीजें फॉलो करनी है, कि मेरे को अहिंसा नहीं करनी, मेरे को ये नहीं करना। हिंदू धर्म में तो वो भी नहीं था, अहिंसा करनी नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अहिंसा नहीं करनी है। बाद में आइडियाज डेवलप हुए ये सब। तो उस समय में ये था कि भाई अगर आपको बस एक भगवान है, उनका आप नाम लेते हो अगर हर रोज, हो जाएगा, आपके काम हो जाएगा आपका, भगवान मिल जाएंगे आपको, आपको निर्वाण मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगी इस जीवन से। वो क्लियर हो गया था। एविडेंस कहाँ मिलता है हमें? हेलियोडोरस पिलर। हीलियोडोरस किसने भेजा था? हीलियोडोरस को एंटिक्लेडिस ने भेजा था। हिंडोग्री के राजा था एंटिक्लेडिस, उनने भेजा था हीलियोडोरस को। कहाँ भेजा था? भागभद्र के पास। भागभद्र शुंग, इनके दरबार में भेजा था विदिशा। वहां पे हीलियोडोरस ने अपना पिलर बनाया जिसका नाम है गरुड़ पिलर। ठीक है, ये डेडिकेटेड था किसको? वासुदेव को। और एविडेंस मिलता है यहाँ पे भगवतिज्म का। सिग्निफिकेंस क्या है? स्प्रेड ऑफ भक्ति ट्रेडिशन, इनिशियल जो वैष्णविज्म है वहां से इसका इमर्जेंस है। इंडिकेट्स असिमिलेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन रिलीजियस लाइफ। अब ये हीलियोडोरस और एंटिक्लेडिस क्या थे? बाहर के लोग थे,
वो लोग आके भागवतिज्म फॉलो कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में हमें रुद्र दमन वगैरह भी मिलता है, तो ये सब आइडियाज भी हमारे पास आते हैं। ग्रोथ ऑफ शैविज्म, वर्शिप ऑफ शिवा गेन्ड इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न एज। एविडेंस क्या है? कुशन कॉइन्स, शिव दिखते हैं उसमें, नंदी दिखते हैं, बैल, आपको त्रिशूल दिखता है, ट्राइडेंट। इक्ष्वाकु जो थे रूलर्स, वो भी शिवाइट्स थे प्राइमरली, मंदिर बनवाए, यज्ञ करे उनने। सिग्निफिकेंस, शैविज्म इमर्ज एज वन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इट फर्दर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इम्पीरियल चोलास वगैरह, संगम एज के बारे में पर्टिकुलरली, वहाँ पे हम इसके बारे में समझेंगे। संगम, मैं उस पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे संगम लिखा गया, मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूँ जब हम लेटर डेक्कन जो आपका इमरजेंसी, जैसे हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, बादामी चालुक्य पढ़ेंगे, इन लोगों ने शैविज्म पे बहुत फोकस किया। लिंगराज टेम्पल बना उड़ीसा में, ठीक है, होशालेश्वर बना यहाँ पे आपके कर्नाटका में, ये बड़े टेम्पल्स बनते हैं। ये हम उसमें जो डेक्कन रूलर्स हम आगे पढ़ेंगे जाके, उसमें डिस्कस करेंगे, तब आपको दिखेगा शैविज्म कितनी तेजी से डेवलप हुआ था इंडिया में विद इन अ स्पैन ऑफ आई वुड से 400 साल, 800 से 1200 के बीच में शैविज्म ने पूरा इंडिया कॉन्कर कर लिया था। वैष्णविज्म भक्ति का पार्ट ही रह गया था, बस मंदिर इतने नहीं बने थे विष्णु के, पर शिव मंदिर, अनंत शिव मंदिर बने उस समय भारत में। ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट आया, सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हुए उस समय। तो शैविज्म बहुत तेजी से फैला उस समय, स्पेसिफिकली इन साउथ इंडिया, बहुत तेजी से, एंड बिकेम एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लेटर हिंदुइज्म। पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म को भी पैट्रोनेज देखते हैं हम, कि हम कार्ले, भाजा, नासिक की गुफाएं, ये सब देखते हैं हम। फिर हम देखते हैं अजंता, ठीक है, अजंता में पेंटिंग्स वगैरह बनना शुरू हो चुकी थी। ऑल्दो जो है वेस्टर्न गंगा, और ये जब डेवलपमेंट चालू हुआ इसका, राष्ट्रकूट वगैरह के टाइम में, कृष्णा 2 के टाइम में कैलाश टेम्पल वगैरह बने, वो सब तो ठीक ही बात है, लेकिन वो जो एरिया है, वो वाला पर्टिकुलर एरिया, अजंता एलोरा वाला या एलिफेंटा वाला, सोपारा वाला एरिया, ये डेवलप होना शुरू हो गया था, क्योंकि केव्स यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट थी, तो यहाँ काम होना शुरू हो चुका था। तो जैनिज्म कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट्स, अर्बन कम्युनिटीज, ये सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। फीचर्स क्या है इसके? ग्रोथ ऑफ मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, स्प्रेड थ्रू द ट्रेड रूट्स, कमर्शियल सेंटर से ये फैला हर जगह पे, एंड कंटिन्यूड पैट्रोनेज बाय रीजनल रूलर्स एंड वेल्थी डोनर्स। जो ट्रेडर्स थे, मोस्टली हमने बात करी थी, ट्रेडर्स जो कि वैश्य थे, वही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे जैनिज्म को। जैनिज्म बहुत पसंद आया था ट्रेडर्स और वैश्यस को, तो वही लोग के पास पैसा था, वो लोग डोनेट करते थे बहुत पैसा इनको। मेंटेन इट्स पोजीशन एज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशन अलोंग बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। अब एक सेंट थॉमस ट्रेडिशन हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। सेंट थॉमस ट्रेडिशन में क्या हुआ था, जो सेंट थॉमस थे, जो जीसस के ओरिजिनल 12 अपोस्टल्स है, वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने एक पेंटिंग देखी होगी, बहुत फेमस है, द लास्ट सपर करके, वो सपर में सबके सब जीसस क्राइस्ट के साथ, उसके 12 अपोस्टल्स की वो इमेज है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी वो पेंटिंग। बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, अगर आप देखना चाहें तो, द लास्ट सपर। तो लास्ट सपर पेंटिंग में भी है सेंट थॉमस, तो वो उनके एक अपोस्टल थे, इन 12 लोगों में से एक। वो आए थे अपने कुछ लोगों को लेके, भारत में पैर रखा था उन्होंने पहली बार, तो मालाबार पहुंचे थे वो, मालाबार कोस्ट में, 1st century CE। Okay, and he believed to have established some of the earliest Christian communities in India at that time, 1st century AD, पहले जीसस के जाने के पहले 100 साल के अंदर ही हो गया था ये काम। These communities later came to be known as Saint Thomas Christians or Syrian Christians. Very important. Still, Syrian Christians are a very big and important community in the Kerala. In Kerala, yeah. Significance क्या है इसका? Early religious contacts between India and the Mediterranean world reflects cosmopolitan nature of postmodern age. अलग अलग रिलीजन आके एसिमिलेट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ओके, सबको मौका मिल रहा है कोएग्जिस्टेंस का, कॉस्मोपॉलिटन नेचर दिखाता है ये। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी देखी हमने, ठीक है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस पीरियड का। अगर आप जैसे मार्क करेंगे ना, कॉइन्स मार्क कर सकते, बोल सकते हैं हम, तो ये भी एक उस तरीके का ही कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप एक, इसका सिग्नेचर पॉइंट है ये इस पूरे टॉपिक का। तो क्या था कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म साथ में चल रहे थे बिल्कुल। डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफन रिसीव पैट्रोनेज फ्रॉम द सेम रूलर्स। इक्ष्वाकुस जैसे भैया वहां पे चेतियास भी बना रहे थे,
बुद्धिस्ट के लिए प्लस, लेकिन मंदिर भी डेवलप कर रहे थे टोटली उस तरीके से। फॉरेन रूलर्स अडॉप्टेड एंड पेट्रोनाइज्ड इंडियन रिलीजन्स। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मिनेंडर बुद्धिज्म फॉलो करने लगा था, ठीक है। हीलियोडोरस भागवतिज्म। कुशन कॉइन्स में आपको ईरानियन और इंडियन डीटीज मिल जाएंगे। इक्ष्वाकु रूलर्स है जो बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म प्रमोट कर रहे थे। सिग्निफिकेंस है इसका, इंकरेज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड प्रमोटेड कल्चरल एक्सचेंज एंड सिंथेसिस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलते हैं कुछ हमें रिलीजियस डेवलपमेंट में। जैसे इंडो ग्रीक्स ने क्या किया, बुद्धिज्म पैट्रोनाइज किया। हेलियोडोरस का भगवतिज्म हमको देखने को मिलता है, दोनों चीज़ हो गई, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म आपको दोनों आ गया। साकास में आपको बुद्धिस्ट हिंदू दोनों मिल गए, ठीक है। ऊपर एग्जाम्पल देखे हमने। फिर कुशंस में आपको महायाना बुद्धिज्म, एक नया सेक्ट डेवलप होता है, शैविज्म फॉलो करते ही थे ये लोग। इसका रिजल्ट ये रहा कि ये जो है रिलीजन, ये सुपर स्पीड से, एक्सेलरेटेड स्पीड से पूरी दुनिया में फैलने लग गया है। कोएग्जिस्टेंस हो रहा है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, फैलो जहां तक जा सकते हो, जहां तक ट्रेड मर्चेंट्स ट्रेडर्स जहां जहां तक गए, मॉन्क्स जहां जहां तक पहुंचे, वहां वहां तक फैलाए इनने आइडियाज। ये रिलीजियस ट्रेंड्स का भी टेबल है मेरे पास, ये पढ़ लीजिएगा किस टाइम कहाँ पे क्या क्या हुआ। जैसे मौर्यन एज में जो शैविज्म इमर्ज हुआ था, यहाँ पे एक्सपांडेड कंसिडरेबली, काफी बढ़ गया था, ओके। बुद्धिज्म यहाँ पे स्टेट पेट्रोनेज था, यहाँ महायाना चालू हो गया था एक्सपांशन। स्टेट पेट्रोनेज था वो भी मिलता ही था, लेकिन महायाना का एक्सपांशन ज्यादा, यहाँ का एक स्टार्क जो फीचर है वो ये है, महायाना का एक्सपांशन। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ का हमारा लास्ट टॉपिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस हम ये कवर कर लेंगे किस तरीके से इकोनॉमी चल रही थी उस समय की, बस, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न एज विटनेस रिमार्केबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कमर्शियल एक्सपांशन। चल ही रहा था, ट्रेड रूट्स खुले हुए थे सारे, मेरीटाइम ट्रेड चल रहा था, फिर आपका इनलैंड ट्रेड चल रहा था, अलग अलग छोटे छोटे जो रीजन है वो आपस में भी ट्रेड करते थे, ये भी चल रहा था। गिल्ड्स का एक्सपांशन हो रहा था, नए आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हो रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर दिखने को मिलता है हमें बहुत तेज़ी से, नई टेक्नोलॉजी, आरागत्ता वगैरह सब है यहाँ पे। और फिर आपका फ्लोज वगैरह है नए टाइप के। इनलैंड ट्रेड देखने को मिलता है हमें, आपस में एक दूसरे ट्रेड कर रहे हैं। ओवरसीज कॉमर्स देखने को मिलता है, इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क, सिल्क रूट वगैरह फॉलो हो रहा है, चाइना से री एक्सपोर्ट हो रही है ये चीज़ें, ये सब देखने को मिलता है। इंडिया इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड रोमन एम्पायर। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू अर्बन ग्रोथ एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल एक्सपांशन किस तरीके का है, ये बैकबोन था इकोनॉमी का। एग्रीकल्चर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सरप्लस का पहला रास्ता एग्रीकल्चर है, बिना एग्रीकल्चर के सरप्लस प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपांशन फॉर कल्टीवेशन सपोर्टेड बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई। सुदर्शन लेक देखते हैं आपके जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, रुद्र दमन वन के। तो इरिगेशन कंटिन्यू टू रिसीव रॉयल पैट्रोनेज, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिजर्वॉयर्स, वाटर वर्क रिमेंड इंपॉर्टेंट। सुदर्शन लेक का रिपेयर आपका बाय रुद्र दमन वन, वेस्टर्न क्षत्रप यानी साका का है आपका। डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ और ट्रेड और अर्बनाइजेशन और बढ़ा आपका, तो ये फायदा होता है इससे। ये एक्चुअली जो है सुदर्शन लेक आपकी, वो आपको याद है पुष्यगुप्त ने बनवाई थी, जो किसका प्रधानमंत्री था, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का, सौराष्ट्र रीजन का प्रधानमंत्री हुआ करता था पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर काम करता था। एक्सपांशन ऑफ इंलैंड ट्रेड, आपस में क्या ट्रेड करते थे, तो उत्तर पथ था हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को गैंजेटिक वैली से जोड़ता था, बंगाल से लेके पूरा का पूरा आपका तक्षशिला तक, गांधार तक। तो ये था आपका मेजर इनलैंड ट्रेड रूट। ये दक्षिण पथ था, ये नॉर्थ इंडिया डेक्कन को साउथ इंडिया से जोड़ता था, ठीक है। नीचे कुंदलवन से, नीचे सॉरी कुंदलपुर हो गया आपका कर्नाटक में, कुंदलवन कश्मीर में, कुंदलपुर आपका कुंदलपुर या कुंतला, कुंतल भी बोल सकते हो आप, तो कुंतल यहाँ से लेके, और क्योंकि ये जब ये जो है कुंतला है, ये आपका जस्ट एंड है जो आपका चेरा चोला और पांड्या वाली टेरिटरी है वहां से, तो यहाँ से ट्रेड लिंक जो आपका शुरू होता था। तो ये क्रॉस करते हुए पेठन, क्रॉस करते हुए उज्जैन, क्रॉस करते हुए डेक्कन वाला रीजन पूरा क्रॉस करके मथुरा में जाके उत्तर पथ से मिल जाता था, कनेक्टेड नॉर्दर्न एंड सदर्न मार्केट्स। सिग्निफिकेंस है इसका आपका, फैसिलिटेटेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मर्चेंट्स, आइडियाज, इंटीग्रेटेड डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया इकोनॉमिकली। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी देखा हमने सिल्क रोड पे,
सिल्क रूट ट्रेड। ठीक है, कुशन्स कंट्रोल करते थे इसको, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशन्स ही कंट्रोल करते थे, सबसे मेजर जो पावर थी। काराकोरम आपका पास, खैबर पास, ठीक है, हिंदू कुश पे कंट्रोल, फिर मंगोलिया, सॉरी सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, तजिकिस्तान, शियानजिंग जो प्रोविंस है आपके चाइना का आज के टाइम पे वो, फिर पार्थिया यानी ईरान का हिस्सा, इराक, कुर्द, ये पूरा रीजन कुशन्स के अंडर आता था। सेगमेंट्स ऑफ सिल्क रूट, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, शायद नहीं दिया, मुझे याद नहीं है। एक एनीमे है बरसर्क, ठीक है, बरसर्क करके एक एनीमे है, उसमें यही इसी के बारे कुशन्स का, उसमें भी एक बहुत सारी जगहों पे एग्जांपल मिलता है। कुशन्स को उसमें नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है कि वो लोग हर जगह जाके पैसे छीन लेते हैं दूसरे लोगों से, अगर कोई वो रोड पे ट्रेवल कर रहा हो, मर्चेंट्स वगैरह, तो उनसे पैसे छीन लिए जाते थे, क्योंकि उनको अपना जो राज्य है वो बढ़ाना था। तो कुशन्स के बारे में वो ऐसा है कि भैया वो रोड है आपकी, उसको ऊपर इतना कंट्रोल है उनका कि अगर वहां से जाना है तो आपको कुशन्स को टोल देना पड़ेगा। तो कुशन्स का इतना कंट्रोल था सिल्क रोड पर। ठीक है, द रूट कनेक्टेड इंडिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, रोमन एम्पायर। सिग्निफिकेंस इसका ये था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर सकते थे हम कहाँ जा सकते थे, जिनोवा जा सकते थे, रोम जा सकते थे, डमास्कस, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हम जा सकते थे सिल्क रोड से। कंट्रीब्यूटेड टू कुशन प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स। एविडेंस कहाँ मिलते हैं हमें इसके, कुशन्स के इसमें हमें दिखते हैं कि जो ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन कंट्रोल करते थे सिल्क रोड के। इंडो ग्रीक से हमें कुछ लिंक्स मिलते हैं, शार्ड्स मिलते हैं कुछ मटकों के, जहाँ से वाइन वगैरह आती थी, रोम से वाइन आती थी इधर, उसके शार्ड्स वगैरह मिले हैं इंडो ग्रीक्स के टाइम के, मटकों में आते थे तो उसके टूटे हुए हिस्से। तो साकास का हमें स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट जो मिलता है वेस्टर्न इंडिया में, कि साकास किस तरीके से कंट्रोल करते थे उस एरिया को, पूरा का पूरा जो आपका रीजन है उसको। सिग्निफिकेंस है इसका, इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एंड फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना, देखने को मिलता है हमें। इंडो रोमन ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस टाइम का। जितना पहले के टाइम में तो इन्वेजन हो रहा था, उस टाइम तो आप छोड़ ही दीजिए, मैसेडोनिया अलेक्जेंडर के टाइम पे जो हो रहा था, और सेरियस वगैरह आ रहा था, उस टाइम इतना कुछ नहीं हुआ था। वाइन वगैरह आ रही थी, हमने देखा कि बिंदुसार ने वाइन वगैरह मंगाई थी, ये वाइन मंगाई थी, फिग्स मंगाए थे, ये आपको पता ही है। ठीक है, बिंदुसार ने 3 चीजें मंगाई थी, वाइन, फिग्स और एक ग्रीक फिलोसफर, तो ग्रीक फिलोसफर देने से मना कर दिया, तो वाइन और फिग्स भिजवा दिया था हमने। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ इंडो रोमन ट्रेड में, लेकिन जब यहाँ फैलता है, यहाँ पे बहुत तेजी से फैला, क्योंकि अब नई चीजें समझ में आने लग गई, मानसून समझ में आने लग गया, मानसून नेविगेशन मिलता है हमें इस समय में। तो हिपैलस है, हिपैलस एक आपके जोग्राफर थे, ग्रीक जोग्राफर, एंड ट्रेडिशनली क्रिएटेड विद द अंडरस्टैंडिंग मानसून एंड विंड पैटर्न्स, इनेबलिंग डायरेक्ट सी वोयाजेस बिटवीन द रेड सी एंड इंडिया। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले अगर आते थे तो ऐसे मौसम के हिसाब से नहीं आते थे, पतवार चला के आया करते थे, सेल करके आया करते थे। अब भाई आपको अपने सेल बस खोल के रखना है, हवा चल रही है, वो अपने आप आपको इंडिया पहुंचा देगी, मानसून की हवा है। तो इसकी डिस्कवरी हुई इस रूट की। मेजर कमोडिटीज क्या क्या थी, हमारे एक्सपोर्ट्स क्या थे इंडिया से, वहां क्या जाता था, तो पेपर, स्पाइसेस, पर्ल्स, आइवरी, प्रेशियस स्टोन, कॉटन टेक्सटाइल्स और बीड्स वगैरह जाती थी वहां पे। और वहां से इंपोर्ट क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर, वाइन, ग्लासवेयर, कोरल्स, लग्जरी गुड्स, पॉटरीज, इसमें परफ्यूम्स वगैरह आ जाता है आपका। ठीक है, एविडेंस कहाँ मिलता है हमें इससे, लाइनी का नेशनल हिस्टोरिया, लाइनी ने नेशनल हिस्टोरिया में बोला था कि भैया रोम का सारा जो सोना है वो इंडिया जा रहा है, तो मैं दुखी हूँ इस बात से। रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन इंडिया, करीब 6000 कॉइन्स मिले हैं सतवाहन एरिया में, 6000 कॉइन्स। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये किताब है आपकी टॉलमी की। ठीक है, तो इसमें पोर्ट्स बताए हैं, कमोडिटीज क्या क्या है, ट्रेड किस तरीके का है, मैरी टाइम, ये सब बातें हुई हैं। सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बढ़ी इससे हमारी, गोल्ड आया, बहुत भर भर के गोल्ड आया आपका रोम से। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कमर्शियल सेंटर्स, स्ट्रेंथनड इंडियाज पोजीशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड जो है कि कुछ मेजर पोर्ट्स थे इनके, उनकी बात करते हैं हम छोटी सी, कि वेस्टर्न एरिया में कौन से पोर्ट्स हुआ करते थे हमारे पास, तो भरूच या बेरीगाजा बहुत लोगों के पास रहा है, ये आपका साकास के पास रहा है, कुसन्स के पास रहा है, आपका फिर सतवाहन्स के पास रहा,
ये बहुत लोगों के पास गया भरूच। सोपारा ये मुंबई में है, कल्याण ये भी मुंबई के आसपास ही है। ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका ताम्रलिप्ति मिलता है, तमलुक वेस्ट बंगाल में है आपका तमलुक। अरिकामेडु मिलता है आपको आंध्रा में, ठीक है। कावेरीपट्टनम मिलता है आपको, पुहार, इसको पुहार भी कहते हैं, ये आपको मिलता है आपका तमिलनाडु में। तो ये सारी चीज़ें हमें, ये वाले इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिलते हैं जहाँ से ट्रेड हुआ करता था उस समय। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ये कनेक्ट करते थे ये सारे रीजन्स को। श्रीलंका एक केस में इंपॉर्टेंट, यहाँ से पर्ल्स बहुत सारे मिलते थे। सिंगल बोला जाता था, अगर आपने पद्मावत देखी है तो रानी पद्मावती वॉज फ्रॉम श्रीलंका, तो सिंगल बोला जाता था। वहाँ पे मोती बहुत मिलते थे, मोती के लिए बहुत फेमस था वो श्रीलंका। सिग्निफिकेंस क्या है इसका अब, ये ट्रेड का, तो ओवरसीज कॉमर्स का एक्सपांशन है पूरी तरीके से। अब हम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में महारथी बन चुके थे, ठीक है। और जो इस वजह से कोई नए कोस्टल ट्रेड सेंटर्स ये जो है इनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ये किस तरीके से राइज करते हैं, अर्बन सेंटर्स बनते हैं, पोर्ट्स जो है अपने आप में एक मार्केट और इंडिविजुअल प्रिंसिपैलिटी बन जाते हैं धीरे धीरे। बाद में जाके जब नई आपकी नई डायनेस्टीज आती हैं, तो वो नई डायनेस्टीज में ये कैपिटल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे हमने कावेरीपट्टनम पुहार का देखा, तो ये एक कैपिटल थी आपकी उस समय की, ठीक है। मेजर कमर्शियल सेंटर्स, ये है आपकी पूरी एक लिस्ट है, कहाँ पे क्या था, किसके अंडर था, किस डायनेस्टी ने किसको प्रमोट किया। अमरावती को सतवाहनस ने प्रमोट किया, ठीक है। उज्जैन को वेस्टर्न क्षत्रपास ने प्रमोट किया। ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। एक और चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो वेस्टर्न क्षत्रप जहाँ आएगा उसका मतलब साकाज है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉइनेज एंड मॉनेटरी इकोनॉमी, कॉइन किस तरीके के, हमने ये बात करी थी कि जो आपके फॉरेन रूल है, फॉरेन रूल में अगर आप कॉइनेज हटा देते हैं तो 40% ही हिस्ट्री बचती है, 60% जो हिस्ट्री वो कॉइन्स की है, वहीं से हमें सब कुछ मालूम पड़ता है। तो कॉइनेज की हम कुछ थोड़ी सी बात कर लेंगे, बाकी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, मैंने आपको सारे कॉइन्स दिखाए हैं। तो पोस्ट मॉडर्न एज विटनेस द रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज मॉनेटरी सर्कुलेशन, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ, इसकी वजह से मनी की इंपॉर्टेंस बढ़ी, उसकी वजह से एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह उभर के आया सामने। डिफरेंट डायनेस्टीज इशूड कॉइन्स रिफ्लेक्टिंग टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस बिलीफ एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। कहीं हमें लेड के कॉइन मिलते हैं, कहीं कॉपर के ज़्यादा मिलते हैं, कहीं सिल्वर के ज़्यादा मिलते हैं, किसी ने गोल्ड बनाया, किसी ने गोल्ड का भारी कॉइन बनाया, किसी ने अपना चेहरा लगाया, किसी ने भगवान का चेहरा लगाया। ये सारी चीज़ें हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। Coinage of this period represents one of the richest source of reconstructing the ancient Indian history. Titles, फिर legends, names जो राजाओं के थे, ये सब कॉइन पे अंकित होना शुरू हुए, तो हमें वहां से उनकी हिस्ट्री पूरी की पूरी उसका एज अ सोर्स भी ये इमर्ज होता है। इंपॉर्टेंट कॉइन्स एज हिस्टोरिकल सोर्सेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलती है हमें, नेम्स, टाइटल्स और जीनोलॉजी मिलती है रूलर्स की। क्रोनोलॉजी मिलती है, किस राजा के बाद कौन सा राजा आया। इकोनॉमी के बारे में मालूम पड़ता है, ट्रेड एंड कॉमर्स की प्रॉस्पेरिटी कैसी थी, कहाँ कहाँ तक आपका ट्रेड फैला हुआ था, कि आपका कॉइन जो है वो कहाँ तक कितने दूर तक मिल रहा है। रिलीजन, भगवान, सिंबल्स ये प्रेजेंट थे कॉइन्स पे। आर्ट, पोर्ट्रेट वगैरह, आइकॉनोग्राफी, जैसे हमने ये यहाँ देखा, अब ये डिज़ाइन ही तो है एक तरीके का, नहीं है ना, ये डिज़ाइन है एक तरीके का, ये लेजेंड कहानी लिखी हुई है, ये डिज़ाइन है एक तरीके का पूरा का पूरा। ये देखिए, ये अश्वमेध टाइप है, यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है पूरी की पूरी। इस तरीके का हमें आर्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ग्रीक, पर्शियन, रोमन, सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, हमें भाषा भी दिखती है, डू बाइलिंगुअल कॉइन्स दिखे थे हमें, आगे ग्रीक लिखा हुआ है, पीछे आपका क्रोष्टी लिखी हुई है। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉइन्स ऑफन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। लिखने पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन कॉइन्स तो वही छपेगा ना, चल रहा है इकोनॉमी में उस टाइम पे, तो एक अच्छा एविडेंस प्रूव करता है ये। पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग द इंडो ग्रीक साकाज एंड कुसान्स। एक्सपांशन मॉनिटरी इकोनॉमी का किस तरीके से हुआ, ग्रोथ ऑफ इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड इंक्रीज द यूज ऑफ कॉइन्स, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉमन देन बार्टर, ठीक है, अब पैसों से होने लग गया काम। लार्ज स्केल ट्रेड नेटवर्क्स रिक्वायर्ड रिलायबल करेंसी सिस्टम, तो इसमें रोमन कॉइन्स यूज किया जाता था, रोमन गोल्ड कॉइन्स। क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज के हुआ करते थे अर्लियर, फिर उसके बाद कुशंस भी अपने जो वीमा खिडिप्सिस है, वीमा खिडिप्सिस जो राजा थे जो कुशन राजा थे, उन्होंने लार्ज स्केल पे कॉइन प्रिंट करे गोल्ड के।
इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीरियड। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, प्रमोटेड मार्केट एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथेंड कमर्शियल एक्टिविटीज अक्रॉस द रीजन। इंडो ग्रीक कॉइन्स किस तरीके के थे? तो पोर्ट्रेट वाला हो गया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिकली इन इंडिया, पहली बार पोर्ट्रेट वाला कॉइन आया था इंडो ग्रीक्स के टाइम पे, ठीक है। बाइलिंगुअल कॉइन पहली बार आए थे ग्रीक खरोष्टी लेजेंड में। जस्ट अ सेकंड। जी, नेम एंड टाइटल आए थे रूलर्स के, पहली बार आया था ये भी। हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी, इस टाइम पे जो कॉइन्स थे आपके डाई कास्टेड थे, पंचमार्क कॉइन्स नहीं थे। पंचमार्क कॉइन्स में क्या गलत पंच भी हो सकता था, आधा पंच हुआ पूरा पंच नहीं हुआ। डाई कास्टेड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, हम आगे डिस्कस करेंगे। डाई कास्टेड में क्या होता था, एक बड़ी शीट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डाई लगा के एक साथ प्रेस किया जाता था, तो एक जैसे यूनिफॉर्म टाइप के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं डाई कास्टेड में। पंचमार्क जैसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा पंच हुआ कहीं नहीं हुआ। डाई कास्टेड बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और इस टाइम की एक आपकी सिग्नेचर, एक आप इसको चेंज बोल सकते हो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का। एविडेंस क्या है इसमें? अभी जो हमें ये कॉइन्स कहते हैं कि मिनेंडर का हमको एक फेमस वो जो था कॉइन मिला था मिनेंडर वाला, हम दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे है शायद मेरे पास, नहीं मिनेंडर का नहीं है, ये है आपका, ठीक है। फिर एंटीक्लैडिस का भी है, इसने बाइलिंगुअल कॉइन लेकर आए थे एंटीक्लैडिस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हेलेनिस्टिक ट्रेडिशन है ये, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन कॉइन्स का इंडिया में आके। जो ये वाले कॉइन्स जो रोम में जिस तरीके से, ग्रीस में जिस तरीके से छपते थे, वही टेक्नोलॉजी वो सीधे डायरेक्टली लेकर आए थे अपने नए कॉइन्स इंडिया में प्रिंट करने के लिए। और एस्टेब्लिश पोर्ट्रेट कॉइनेज एज एन इंपॉर्टेंट फीचर, ये पहली बार हुआ था कहीं पे भी, इंडिया में स्पेसिफिकली पहली बार हुआ था कि राजा का चेहरा कॉइन के ऊपर आया था। साका कॉइनेज के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब सब हम पढ़ तो सारे चुके हैं, ठीक है, सब पूरा पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे रोक भी सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बस ये है कि ये आपके ट्री के हिसाब से काफ़ी सही रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन मिलते हैं शाकास के मोस्टली, ठीक है। उसके बाद आपको जो पोर्ट्रेट है रूलर्स के वो भी मिलते हैं, सेम ट्रेडिशन चल रहा है। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाता है ये आपका, भले ही आप साइथिया से आए लेकिन अब आप ये जो है ब्राह्मी की में इंस्क्रिप्शन डाल रहे हैं। रॉयल टाइटल्स दिखते हैं कॉइन में, ठीक है। रुद्ररमन वन के कॉइन मिलते हैं हमें। उसके बाद सतवाहन के बहुत सारे कॉइन मिले, तो लेड के कॉइन ज़्यादा मिले हैं सतवाहन के, जो आपको मिलते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर है ये सतवाहन कॉइनेज का, लेड के कॉइन, ठीक है, याद रखेंगे आप ये। कॉपर और प्रोटीन के भी कॉइन मिलते हैं, ये सस्ता पड़ता था बनाना और मिलता आसानी से था। तो जो छोटी करेंसी होती थी वो आपका ये होता था, जो कॉपर और प्रोटीन है। रीजनल सिंबल्स जो थे वो दिखाए जाते थे, मछली, चांद, ठीक है, त्रिशूल एक तरीके का। फिर आपका शिप, हमें शिप मोटिव वाले कॉइन मिले जो कि मैरीटाइम ट्रेड सजेस्ट करता है, ओके। गौतमीपुत्र सतकर्णी के जो हमें कॉइन्स मिलते हैं वो आपके शिप वाले कॉइन्स हैं, शिप का मोटिव बना हुआ है उसके ऊपर। यजनश्री सतकर्णी के, ठीक है, यजनश्री सतकर्णी के आपके जो ये कॉइन्स बेयरिंग शिप मोटिव्स इंडिकेटिंग फ्लरिशिंग मैरीटाइम ट्रेड, रिफ्लेक्ट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इनलैंड एंड ओवरसीज कॉमर्स, ये जस्टिफाई करते हैं। और उसके बाद फिर आपका कुशंस, कुशंस का एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि मैंने आपको बोला था गोल्ड कॉइन्स पहली बार वीमा कडेप्सिस, ठीक है। एक्सटेंसिव गोल्ड कॉइन यूजेज रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उस टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी थी, ये वन ऑफ द लास्ट किंगडम इंडो, वन ऑफ द लास्ट फॉरेन किंगडम्स था कुशंस, तब तक काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी थी इंडिया में। पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स जो चला था वो चल ही रहा था। डिपिक्शन ऑफ डाइवर्स डिटीज, हिंदूज, फिर आपके वैदिक जो गॉड्स हैं वो, फिर आपके ईरानियन गॉड्स, फिर आपके ग्रीक गॉड्स, फिर बुद्ध, ये चारों टाइप के जो थे भगवान इसमें आते थे। मल्टीलिंगुअल लेजेंड्स थे इसमें, कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर था इसका। अलग अलग लेजेंड्स की बात करी जाती थी, कहानियाँ लिखी जाती थी छोटी छोटी, उसके ऊपर महानता बताई जाती थी किसी भगवान की, किसी राजा की, कॉइन्स के पीछे। एविडेंस क्या दिखता है हमें वीमा कैडेप्सिस का? फर्स्ट क्वेश्चन रूलर्स टू इशू लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। कनिष्क का कॉइन डिपिक्टिंग बुद्धा, ग्रीक, ईरानियन एंड इंडियन डीटीज, ओके। सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल ट्रेड दिखाता है ये भी हमें।
गोल्ड का इतना यूज हो रहा है। और क्या दिखाता है, इट डेमोन्स्ट्रेट प्रॉस्पेरिटी जनरेटेड थ्रू द सिल्क रूट कॉमर्स। गोल्ड का जो प्रिंट करना था इतना आसान नहीं था, गोल्ड मिंट करना बहुत मुश्किल था, अगर आपके पास गोल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो इतना एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है गोल्ड। तो जब तक आपके पास बाहर से गोल्ड नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पे प्रिंट कैसे करेंगे। तो ये शो करता है कि हमारे पास बाहर से गोल्ड आया, रोम से हमारे पास गोल्ड आया, यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। इंडिजिनस गोल्ड कॉइन्स, इसका क्या डेवलपमेंट है कि यार गोल्ड कॉइन्स जो थे ये ऑलरेडी पोस्ट मॉडर्न एज में कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ फेमस थे, हमने अग्निमित्र वगैरह का एक आध कुछ कॉइन देखा है, ठीक है। लेकिन इतना जो था प्रेवलेंस जो है, हमने जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है वो भी देखे हैं, जब ट्रेड होता था मगध का सेल्यूकिड एम्पायर के साथ, हमने तब भी देखे हैं उस टाइम के भी, लेकिन इतना प्रेवलेंट नहीं था ये। वहां से एक बार आ गया तो आ गया, हमारे पास कोई ऐसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं थी उसका कुछ करने की, हम वही वापस से उससे कुछ कर सकते थे, पर इतना बड़ा कुछ हमारे पास नहीं था। जब कुशन्स आया ना तब उनने बहुत पॉपुलराइज किया इसको, वीमा खडिप्सिस में स्पेसिफिकली लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स आए आपके। गुप्ता एज में तो अबेंडेंस में हो गए थे, यानी बहुत ज्यादा हो गए थे गोल्ड कॉइन्स गुप्ता पीरियड में। Gupta, the Kushans popularized gold coinage and issued some of the finest gold coins in ancient India. The abundance of gold was largely linked to flourishing trade with Roman Empire and Central Asia. ये वही है, ऊपर वाली बात ही है, सेम ये वाला सेम है, बस यहाँ पे एक अलग हेडिंग के नीचे लिखा हुआ। फिर रिलीजियस डिपिक्शन ऑन कॉइन, कॉइन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट एविडेंस रिगार्डिंग रिलीजियस डेवलपमेंट्स। किस तरीके के कि ये वाले आपको भगवान मिल जाते हैं और किन के नाम के आगे मिलते हैं ज़्यादातर, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, चैत्य सिंबल मिले हमें सतवाहन में, बाकी मोस्टली सब में कुशन आएंगे क्योंकि कुशंस का ही ज़्यादा कॉइनेज में दबदबा रहा है। और फिर आपका रोमन कॉइन्स इन इंडिया किस तरीके के मिले, तो थाउजेंड्स ऑफ रोमन कॉइन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु, आंध्रा रीजन, डेक्कन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ठीक है। तो सेम अभी ये यहाँ पे सोर्सेज हमारे पास कि लाइनी ने क्या बोला था नेशनल हिस्ट्री में कि ड्रेन हो रहा है रोमन गोल्ड का, ठीक है। और पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में भी ये ट्रेड के बारे में बताया गया है, ट्रेड रूट के थ्रू ये जस्टिफाई किया गया। कॉइनेज एज एविडेंस ऑफ ट्रेड नेटवर्क, तो इंडो ग्रीक से बाइलिंगुअल कॉइन्स, तो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में ट्रेड दिखाता है क्योंकि वहां पे वो भाषा पढ़ी जाती थी, ग्रीक और खरोष्टी दोनों। साकास के सिल्वर कॉइनेज, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न ट्रेड रूट्स। यहाँ पे जो था कॉइन जो प्रेवलेंट थे वो आपके जो थे पर्ण और शरपण, ये प्रेवलेंट थे, पर्ण और शरपण। ये किसके रहते हैं, सिल्वर के रहते हैं। सतवाहन के टाइम में शिप मोटिव दिखाया हमें जो मैरीटाइम ट्रेड दिखाता है। कुशन्स के टाइम में दिनार टाइप कॉइन आता था गोल्ड का, सिल्क रूट कॉमर्स। याद रखिएगा, ये मैंने शायद कहीं मेंशन नहीं किया है, इसको ये याद रखना जरूरी है। नहीं हुआ ये मेंशन, ये याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है। कुशन का ये जो कॉइन था गोल्ड का, दिनार, दिनार, दिनारा टाइप गोल्ड कॉइन। यहाँ पे ऊपर पर्ण और शरपण लिखा तो मेरे को याद आ गया कि ये बताना जरूरी है। कुशन्स के जो कॉइन थे उनको दिनार कहा जाता था। जब ट्रेड के सहारे ये जब अरब पहुंचे, दिनार टाइप कॉइन्स रीच्ड अरब, जब ये अरब पहुंचे तब अरब की करेंसी जाके दिनार बनी। तो अगर अभी आप देखते हैं कि यूएई में, सऊदी अरेबिया में और आपके अबू धाबी में, दुबई में, ये वाले रीजन में दिनार चलता है, तो उसका कारण कुशन एम्पायर है, ठीक है। दिनार इज अ इंडियन वर्ड, बेसिकली पर्शियन टाइप वर्ड है उसी रीजन का, यानी ओरिजिन यहीं से है, लेकिन जो करेंसी है उसका ओरिजिन यहाँ से, दिनार टाइप कॉइन्स का। रोमन्स, रोमन गोल्ड कॉइन मिलते हैं हमें, इंडो रोमन ट्रेड दिखाता है ये। अभी कंपैरिजन है मौर्यन और पोस्ट मौर्यन कॉइनेज का, ठीक है। तो मॉर्यन मेन टाइप के यहाँ पंचमार्क कॉइन्स होते हैं, यहाँ डाई स्ट्रक कॉइन्स है पोस्ट मॉर्यन में, अभी हम डिस्कस करेंगे डाई स्ट्रक कॉइन्स भी क्या होता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट्स नहीं होते थे, यहाँ होते हैं। रूलर्स के नाम यहाँ नहीं होते, यहाँ होते हैं पोस्ट मॉर्यन में। इंस्क्रिप्शन लिमिटेड, एक्सटेंसिव इंस्क्रिप्शन है। रिलीजियस सिंबल लिमिटेड, कॉमन है यहाँ पे बहुत। गोल्ड कॉइनेज बहुत रेयर, एक्सटेंसिव अंडर कुशंस। हिस्टोरिकल वैल्यू लिमिटेड, रिच सोर्स ऑफ मटेरियल। इसमें से इनके जो गोल्ड कॉइन्स हैं, इनके जो कॉइन्स हैं मॉर्यन के, वहाँ से हम ज़्यादा हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। हमने वहाँ की जो हिस्ट्री निकाली है, हमने अशोका पीरियड से निकाली है,
जो अशोका ने इंस्क्रिप्शन बनाया हमारी हिस्ट्री वहां से निकली है मोस्टली। और जो यहाँ की है पोस्ट मॉडर्न जो हिस्ट्री हम ढूंढते हैं वो मोस्टली जो है आपकी कॉइन्स से निकली है। पंच मार्क कॉइन्स एंड डाई स्ट्रक कॉइन्स, इसका डिफरेंस मैं अपन एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तो ये पीरियड कौन सा था आपका, मौर्यन और प्री मौर्यन पीरियड था, यानी मौर्यन के पहले का समय था, महाजनपद के समय अगर कुछ चल रहा होगा उस टाइम पे, और वहां से वैदिक, लेटर वैदिक वगैरह, और उसके बाद आपका महाजनपद पीरियड, और उसके बाद आपका मौर्यन पीरियड, यहाँ तक आपका पंच मार्क कॉइन्स चलते थे। उसके बाद डायस्ट्रक में आए आपके पोस्ट मॉडर्न में। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक क्या है इसकी, कि सिंबल्स जो है पंच करे जाते थे सेपरेटली यूजिंग इंडिविजुअल पंचेस। एक सिक्का रखा मैंने, प्लेन है दोनों तरफ से, उसके ऊपर एक सील है, उसके ऊपर आपका इंस्क्रिप्शन बना हुआ है, वो रखा और हथौड़े से मारा तो वो छप गया, ये हो गया आपका पंच मार्क। डाई स्ट्रक में मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्लेट रखी रहती है, इंटायर डिजाइन स्ट्रक यूजिंग इनग्रेव डाइस, और इसके ऊपर ऐसी डाई बनी हुई रहती है। अब ये पूरी की पूरी प्लेट ले जाके एक मेटल प्लेट के ऊपर रखी जाती है और दबाया जाता है जोर से, यहाँ ठोका नहीं आ रहा है, दबाया जा रहा है, डाई से स्ट्रक कर दिया, जैसे ही स्ट्रक हुआ और आपका जो डिजाइन हो छप गया उसके ऊपर, बाद उसके बाद में काटा जाता था फिर उसको। शेप यूजुअली इरेगुलर, पंचमार्क कॉइन्स यहाँ जनरली राउंड एंड यूनिफॉर्म। अपीयरेंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिंबल्स, इंटीग्रेटेड डिजाइन होती थी यहाँ पे डाई स्ट्रक में। पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स यहाँ पे एब्सेंट था पंचमार्क में, डाई स्ट्रक में बहुत आसान था बनाना। रूलर्स का नाम सेम, पंचमार्क में मुश्किल था, यहाँ पे आसान था। इंस्क्रिप्शन रेयर थे यहाँ पे पंचमार्क में, यहाँ पे कॉमन थे। आर्टिस्टिक क्वालिटी पंचमार्क की सिंपल, डाई स्ट्रक की हाईली डेवलप्ड। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पंचमार्क में वेरी लिमिटेड, बहुत कुछ आइडिया हम कर ही नहीं सकते थे, और यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। मेजर यूजर्स इसके मौर्यंस थे पंचमार्क के, और यहाँ पे इंडो ग्रीस, साका, सतवाहनास, कुशान्स, इन लोगों ने बहुत अच्छे से यूज किया डाई स्ट्रक कॉइन्स को। ओके गाइस, सिग्निफिकेंस ऑफ डाई स्ट्रक कॉइन्स क्या है, कि इंडो ग्रीक्स लेकर आए थे इसको, आइडिया को पहली बार इंडिया में। इनेबल डिपिक्शन ऑफ रूलर्स, डीटीज एंड इंस्क्रिप्शन, ये चीज को ना मैं अपने साइंस में भी ऐड कर सकता हूँ, साइंस हम अगले इसमें पढ़ेंगे, उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं कि ये वाला जो है ये फॉरेन एसिमिलेशन की वजह से वहां से आइडिया यहाँ पे आया, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आई इंडिया में। Provides valuable information regarding kings and dynasties, religious beliefs, languages, political titles, trade, economy, etc. And with this part is done. Okay, ये लेक्चर भी इसी के साथ हमारा डन होता है, और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, पर ज़रूरत थी इसकी करने की तो करना पड़ा हमें। ऐसे एक आध लेक्चर और आएगा इन फ्यूचर, जब हम करेंगे तो एक आध लेक्चर आ जाता है यार बड़ा बड़ा, बाकी मैं सब तो छोटे ही देता हूँ, 1 घंटे का ही है बाकी तो सब, तो एक आध लेक्चर बड़ा चलता है। तो इसमें हमने क्या क्या बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी की बात करी हमने, हमने उसके बाद सोसाइटी की बात करी, हमने रिलीजन की बात करी, और हमने लास्ट में इकोनॉमी की बात करी, एक्सटेंसिवली बात करी। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कुछ कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है मैंने आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा, यानी ये बियॉन्ड, ये मान के चलिए बियॉन्ड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ, इतना डेप्थ में नहीं है, ये बियॉन्ड एनसीईआरटी हम जा चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि क्या है, आधा अधूरा ज्ञान देना का कोई सेंस नहीं बनता, भले ही नाम हमारा एनसीईआरटी डिस्टिल्ड है, मैं कोशिश, एनसीईआरटी वाला तो पूरा पार्ट है इसके अंदर, थोड़ा सा ये है कि मैं ये चीज़ ले आता हूँ कि कुछ मिस ना हो जाए बच्चे से, यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ मिस नहीं होना चाहिए आपका, इसलिए थोड़ा सा हम और पुश कर देते हैं हल्का सा। मान लीजिए अगर मैं एनसीईआरटी करता तो 12 पेज होते, तो 3 पेज और एक्स्ट्रा पढ़ के हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ कवर हो गई है, ये मान लीजिए आप बस। ओके, 15 पेज का अगर ये है तो। ओके गाइज, तो विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर आर्किटेक्चर वहाँ का, साइंस एंड टेक, लिटरेचर, ये वाली बातें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, एंड आई विल सी यू। एंड but I would like to remind you to like, follow, and subscribe to this channel. It will help me a lot, और इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा, और हम ये कोर्स बहुत जल्दी पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ do subscribe to my channel @PKPado, and download the notes from the Telegram, that is also @PKPado, and I'll see you in the next lecture. Till then, मस्त रहो, PK पढ़ो, खुश रहो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बाय।